देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और साथ ही एयर कमोडोर एएस बहल जी। आप सभी का बहुत स्वागत। सर, कांवड़ रूट पर टेंशन को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े मैसेज के साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उपद्रवी के भेष में कुछ शरारती तत्व खलल डालने की साजिश कर रहे हैं। इन्हें पहचानने की जरूरत है। जो पूरी यात्रा में व्यवधान डालना चाहते हैं, श्रद्धा और भक्ति के इस रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ रूट पर प्रशासन एक्टिव मोड में है। किसी भी शरारती की पहचान होने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोग बेनकाब होंगे। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने न सिर्फ कांवड़ियों को संबोधित किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ रूट का भी पूरा जायजा लिया और फिर शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी पुष्प बरसाए। आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर लगातार पुष्प वर्षा की जा रही थी, लेकिन इसी वर्षा के बीच में एक मैसेज कांवड़ियों के भेष में उपद्रवियों के लिए भी था। जरा सुनिए। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैसेज में बात बिल्कुल साफ है कि कांवड़िए अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी आस्था के पथ पर लगातार चलते चले जा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच में कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं। पहना उन्होंने भगवा ही होता है और कांवड़िए ही होते हैं, लेकिन कांवड़ियों के बीच में ये उपद्रवी आखिर कौन है और वाकई में क्या साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है? हर्षवर्धन जी, क्या साजिशन होता है? क्या साजिशन ये कांवड़िए के भेष में आकर और फिर इस तरह से उपद्रव मचाने लगते हैं? जरा सा कांवड़ टच हो गया तो गाड़ी पर चढ़कर बेहिसाब हुड़दंग उपद्रव मचाते हैं। और एक तस्वीर तो हमने देखी लगातार, वो कितनी वायरल है हर्षवर्धन जी, आपने भी देखी होगी। सीआरपीएफ के एक जवान को कितनी बेदर्दी से घेर कर पीटा जा रहा है और केवल कांवड़िए तो पीट ही रहे हैं। अब मैं कांवड़िए बोलूं, उपद्रवी बोलूं, जो आपको ठीक लगे आप उसे वैसे संबोधित करिएगा, लेकिन आसपास के लोग भी मूक दर्शक बनकर ये तमाशा होते देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भी किसी भी वेश में है, किसी भी आवरण में है, किसी भी वस्त्र में है, अगर कानून व्यवस्था तोड़ेगा, अपने हाथ में लेगा, तो उसका इलाज ठीक से होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चाहे योगी आदित्यनाथ का राज हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी का राज हो, किसी को छोड़ा नहीं गया है। ये सबसे पहले रिकॉर्ड के तौर पर जरूरी है जानना। और यहाँ तक कि जो सीआरपीएफ के जिस जवान को, जिससे कुछ कहा गया कि कुछ गाली गलौज हुई और उसके बाद फिर कांवड़ियों ने उसको पीटा है, मिलकर 6-7 कांवड़िए थे, उन 7 कांवड़ियों के भेषधारी उपद्रवियों को वो गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, आरपीएफ और जीआरपी, जहां पर वो घटना हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो इसको जरा समझिए। 2 ऐसे मामले आए जहां पहचान जिसको कहें कि छिपाई गई। मैं ढाबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांवड़ियों की बात कर रहा हूं। बाकायदा एक पहचान छिपाई गई, नैरेटिव कांवड़ियों के बीच में जब पूछा गया एक घटना का, तो उन्होंने जिक्र भी किया। नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही कि ये जो उत्तर प्रदेश में कांवड़िए हैं, चूंकि अभी योगी राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, तो ये सब बौराए घूम रहे हैं और कुछ भी कर दे रहे हैं।
कुछ लोग सचमुच भीड़ की मानसिकता से प्रेरित हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है 10 लोग एक साथ कांवड़ लेकर जा रहे हैं और वो थोड़ा उस अंदाज में है। वो कांवड़िए दरअसल नहीं है, वो आस्था भक्ति के भाव में नहीं है, भोले को जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं गंगा जी का, वो अपने अंदाज में जा रहे हैं कि चलो ठीक है। वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हो उसकी उस हरकत पर कानून अपना काम कर रहा है। अब जब हम कहते हैं कि जो दूसरे लोग घुस आ रहे हैं या कोई साजिश हो रही, क्या बिल्कुल साजिश हो रही। अगर साजिश नहीं हो रही होती तो क्या इस पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कांवड़िए अलग होते हैं, बिहार वाले तो नहीं लड़ रहे हैं, देवघर जाने वाले यहां जो जा रहे हैं वो लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे देखो ये तो रास्ता बंद कर दिया नमाज के लिए, तो सब बड़े नाराज हो जाते हैं। अब पता नहीं इनमें से कोई भी कांवड़ रूट पर गया है कि नहीं गया है। कांवड़ रूट पर कहीं किसी जगह हाईवे बंद नहीं किया गया है। कुछ जगहों पर लेन जरूर एक जिसको कहें कि रास्ता बना दिया गया है, और इसीलिए किया गया जहां जहां संभव है, अलग है। पूरे रास्ते पर तो संभव नहीं, ये व्यवस्था प्रशासन करता ही है। तो ये तो किसी भी पर्व त्योहार पर करता है। लेकिन हिंदू पर्व त्योहार हो, विजयादशमी हो, होली हो, दीपावली हो, नव दुर्गा हो, नवरात्रि हो या फिर कांवड़ हो, उस पर साजिशन और बहुत तरीके से एक निशाना साधा जाता है और कुछ ऐसे बताया जाता है कि देखिए ये तो हिंदू त्योहारों पर यही सब होता है। मुझे लगता है कि ये बेहद खतरनाक है। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। और दूसरा, जब हम कहते हैं कि कोई भेष में आ गया तो किसी भी भेष में आओगे कानून तो अपना काम करेगा। वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर तो सवाल ये है ना कि ये उपद्रव करने की कोशिश कर कौन रहा है, और क्या इसके पीछे कोई धार्मिक मंशा है, कोई पॉलिटिकल मंशा है, कौन है ये उपद्रवी? विजय जी, क्या लगता है आपको? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उपद्रवी किसी भेष में आ गए कावड़ियों के, मुझे नहीं पता। उन्होंने खुद ने भी एक घटना का जिक्र किया है, और वो भी कावड़िए नहीं है, वो किस तरह से वो साधु बाबा का जो चल रहा था उस तरह के कपड़ों को लेकर बात वो नहीं है। ऑपरेशन कालनेमी जो चल रहा था, नहीं, वो ऑपरेशन कोई भी आप कर दे, वो तो उत्तराखंड का ऑपरेशन है। मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है, एक मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो उपद्रवी हो उन्हें आप कहें कि वो कावड़ियों के भेष में आ गए, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? वो तो कावड़िए ही है ना। कावड़ियों में से कुछ लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। कावड़ियों के भेष में उपद्रवी आ गए, इसका मतलब होता है कि कोई साजिश कर रहा है। ऐसा नहीं है। कावड़ियों में कुछ उपद्रवी हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और वो उपद्रवी इतना कम है, लेकिन वो बदनामी हमेशा ज्यादा होती है। आप 10 लीटर दूध रख लें, उसमें 1 नींबू डाल दीजिए, फट जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 4 करोड़ कावड़ियों में यदि 40 घटनाएं होती हैं तो भी वो बदनामी उसकी होगी ही। और वो मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन और सरकार जिस तरह से कर रही है, और ये जो सब घटनाएं हुई हैं, जो वहां घटना हुई मिर्जापुर की, जिसका आप सीआरपीएफ के जवान का, वो कावड़ियों के भेष में थे या कावड़िए थे? या मुजफ्फरनगर में जो हुआ, जो हरिद्वार में जो हुआ, जो और बहुत सारी, रुड़की में जो हुआ, बहुत सारी घटनाएं हैं। मतलब बहुत सारी का मतलब गिनाने के लिए हिसाब से कह रहा हूं, वैसे वो कुल मिलाकर कम घटनाएं होंगी। ठीक है। अब दूसरी बात ये कही जाए कि नहीं बिहार में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में होता है, ये साजिश की जा रही है। बिहार की खबर सुनी है आपने? मतलब कोई नहीं, कोई सुनी है क्या कि खबर कि भाई देवघर जाने वाले लोगों ने किया है? कोई तो इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा होगा, ये उसकी एक्सरसाइज में है, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चलाना चाहता है। लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि वहां जाने वाले लोगों की कोई घटनाएं हमने नहीं सुनी, और यहाँ पर सुन रहे हैं। और यहाँ भी केवल ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वेस्टर्न यूपी जो है, उसके कुछ बेल्ट में ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और उस पर, और अभी तो आप ये देख लीजिए, ये रास्ता रुका है कि खुला है? नहीं, सुन लीजिए बात मेरी, ये रास्ता रुका हुआ है कि खुला हुआ है? और मेरठ के हाईवे पर चले जाइए, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, तीनों जगह के स्कूल बंद कर दिए हैं आपने, रास्ते बंद कर दिए हैं। ये व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, शांति से चल रहा है, और 1 महीना 28 दिन का काम है। इस दौरान उन लोगों के बारे में, मैं इसमें कावड़ियों की श्रद्धा और उस पर नहीं कर रहा, और ये कह रहा हूं कि वो 99% लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन 1% लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो 99% वालों के ऊपर भी आता है। अच्छा, एक बात जो मुख्यमंत्री ने और कही सर, वो ये कही कि अगर मान लीजिए कावड़ियों के साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए कोई उपद्रवी है या कोई ऐसा तत्व है जो आपके कावड़ को
अशुद्ध करता है तो भी आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो यही देख रहे हैं ना समीर जी, लेकिन वो कहाँ सुन रहा है कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। थोड़ा सा किसी को कावड़ टच कर गया, गाड़ी टच कर गई या बाइक टच कर गई, मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि भाई जो राह चल रहा गाड़ी चालक है या बाइक चालक या रिक्शा चालक है उसको मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी संवेदनशीलता उन्हें भी बरतने की जरूरत है और संवेदनशीलता कांवड़ियों को भी बरतने की जरूरत है। तो ऐसे में कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, यही मुख्यमंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या समझ में आ पा रहा है, वो संदेश जा रहा है? देखिए, हर बार मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, हर साल कावड़ यात्रा होती है, हर बार इस बात का जिक्र होता है और हर बार कुछ ना कुछ उत्पाद होता रहता है। देखिए, जानबूझ करके कोई भी कावड़ यात्रा को अवरोध उत्पन्न करना या उसे अपवित्र करना, उसकी पवित्रता को खराब करना कोई नहीं चाहता। लेकिन किसी की गलती से तो कह रहे हैं ना, नहीं, किसी की गलती से गाड़ी अगर टकरा जाती है, टू व्हीलर, अभी वो किसी अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा था, उसकी स्कूटी टकरा गई, तो वो जानबूझ के थोड़ी अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा था, गलती से टकरा गई तो आपने उसकी स्कूटी तोड़ के उसकी पिटाई कर दी। तो कुछ लोगों से अगर गलती टकरा जाती तो मुझे लग रहा है कि कावड़ियों को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि भाई अब आप इस तरीके से काम करोगे तो पूरी कावड़ यात्रा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आपकी भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और पूरी जो कावड़ यात्रा है उसके ऊपर लोग तमाम तरह के सोशल मीडिया पे फिर तमाम तरह की बातें लिखना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। लेकिन यह बात भी है ना कि जब मुख्यमंत्री पुष्प वर्मा करेंगे, एसपी कावड़ियों के पैर अगर दबाएंगे पूरी तरीके से तो कुछ इसे सम्मान के रूप में लेते हैं और कुछ कावड़िया इसे विशेषाधिकार के रूप में लेते हैं कि अरे सीएम पुष्प वर्षा कर रहे हैं, एसपी हमारे पैर दबा रहा है तो अब कानून हमारे अंगूठे पे, अब हमें कौन रोकने वाला है, हम जिसे चाहे पीटेंगे, पुलिस तो हमारे कुछ कर नहीं सकती। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई कावड़ यात्रा कर रहा है, एसपी अगर कावड़ियों के पैर दबा रहा है तो मुझे ठीक नहीं लगता। एसपी का काम किस व्यवस्था सुनिश्चित करने का है, उनकी यात्रा सुगम बनाने का है, उनके लिए व्यवस्था हो, राहत काम हो, उनके भोजन की व्यवस्था प्रॉपर है, सब हो। पुलिस का कप्तान अगर उनके पैर दबाएगा तो कुछ कावड़ियों को तो इसे अपने अधिकार के रूप में लेंगे कि जब एसपी पैर दबा रहा है तो हम तो कौन रोकने वाला है, कानूनी हमारा कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये गलत है, कावड़ियों को भी धैर्य रखना चाहिए। मतलब ये मैसेजिंग गलत हो जाती है कि जब इस तरीके की भी चीजें होती है। अच्छा, और दूसरी बात जो योगी जी कह रहे हैं कि कई उपद्रवी मानसिकता के ही होते हैं, बिल्कुल, और कई भक्ति भाव के साथ, ज्यादातर भक्ति भाव के साथ है, लेकिन कुछ उपद्रवी मानसिकता के हैं। देखिए, कावड़ एक बहुत ही पवित्र यात्रा है और सभी को ये मालूम है और इसमें से 80 से 90% जो जाते हैं वो उसी मंशा से जाते हैं कि उनके मन में एक धारणा है कि हमें ये पवित्र काम करना है। बड़ी मुश्किल से आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, उनको कितना लोड उठा के जाते हैं और उस समय पे वो थोड़ा सा भावुक भी होते हैं। हमें इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है, एक धारणा जो बनती जा रही है, जैसे कि योगी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक मीडिया के अंदर जब ये इतने सारे केस आ जाते हैं तो चाहे केस कम हो लेकिन वो केस सबकी नजरों में आ जाते हैं। जैसे वो स्कूटर के ऊपर पिटाई करना, वहीं पे पुलिस वाले के ऊपर भी लाठियां बरसाना, बसों के ऊपर अटैक करना, कार के ऊपर अटैक करना, यहां तक कि धारणा जो एक आम आदमी के अंदर, मेरे ऐसे एक आदमी जो किसी भी ऐसे इवेंट से पहले इतना क्लोजली निट नहीं हुआ हो, उसके मन में यह आता है कि कावड़ यात्रा जब हो रही है तो मैं अपना ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि कहीं गलती से भी कुछ टच हो गया तो कहीं मेरी ही कार के ऊपर या मेरी किसी व्हीकल के ऊपर अटैक ना हो जाए। और ये धारणा मैं आपको सही बता रहा हूं, ग्राउंड लेवल पे यही है धारणा। बिल्कुल सही बात है। कई मेरे जानने वाले हैं जो हरिद्वार तक बाय रोड जाना चाह रहे थे, मैंने उन्हें सलाह दी कि फिलहाल कुछ दिन आप रुक जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी है ये रूट, कावड़िए यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद फिर आपका जो ट्रैवल टाइम 2 घंटे का हो सकता है वो बढ़ जाए। और ये हुआ भी है। आप 2 घंटे का ट्रैवल टाइम नॉर्मली 3 से 4 घंटे हो जाता है। और साथ में आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि कुछ उपद्रवी एलिमेंट्स भी होते हैं इनके अंदर और उनकी वजह से भी पूरे कावड़ी जो है उनका नाम बदनाम हो जाता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्हें आपने फूल बरसाते हुए देख लिया, लेकिन योगी जी से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। अभी थोड़ी देर पहले सुमीर जी जिसकी चर्चा आप मुझसे कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना हुआ और जब दिल्ली आना हुआ तो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी। योगी के दौरे की पर इस वक्त नजर जो है सभी सियासी पंडितों की भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बीजेपी आला कमान 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए, पहले तो एक ये तस्वीर, जिनसे उनकी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक चर्चा ये हुई कि प्रदेश में अब जो नेतृत्व है, नेतृत्व मतलब हर्षवर्धन जी उस लिहाज से नेतृत्व, संगठन, जब हम संगठन की बात करते हैं
तो उस लिहाज से हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा फैसला और बड़ा सोच समझकर फैसला लेना होगा। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हुई, लेकिन वो मुलाकात क्या अध्यक्ष पद को लेकर क्या कोई चर्चा इस दौरान मुलाकात में हुई थी या नहीं हुई थी? अब ये जो कुछ भी तस्वीरें कहती हैं उसके पीछे की जो स्टोरी है वही यहाँ पर हमें चर्चा में लेकर आनी है। हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे करते हुए ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, इन तस्वीरों से एक चीज तो तय है कि पार्टी का, सरकार का, यानी संगठन और सरकार का एजेंडा था जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था। ये इसको स्पष्टता समझिए, क्योंकि तीनों बड़े नेताओं का एक साथ समय मिल जाना ये इतना आसान नहीं होता है। पहले भी हमने देखा है कि योगी जी आते थे तो किसी दिन नड्डा जी से मिलते थे, किसी दिन अमित शाह से, पीएम का समय मिल पाता था तो मिल लेते थे, नहीं तो नहीं मिल के जाते थे। तो उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होने तय हैं, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। सरकार में भी बड़ा बदलाव होना है, संगठन में भी बड़ा बदलाव होना है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर बदला जाना है। भूपेंद्र चौधरी एक तरह से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो वो बदलाव होना ही होना है। संगठन में अध्यक्ष पद पर लेकर मार्च महीने में ही लगभग तय हो गया था कि अध्यक्ष बन जाना है, लेकिन कुछ वजहों से वो रुक गया। तो क्या फिर से नए सिरे से एक्सरसाइज हुई है, या नाम तय हुआ, बातचीत तय हो गई और अब उनको ये बताया गया कि यही अध्यक्ष होने वाला है, या आप बताइए कौन सा अध्यक्ष होगा? एक सिनेरियो ये है। दूसरा ये है कि कोई मुख्यमंत्री बदलने के लिए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाता। इसको जरा समझिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो चर्चा चल रही है ना कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, क्या अगर योगी जी को हटाना होगा तो उसके लिए उनको बुला के 3 लोगों से थोड़ी ना मिलाया जाएगा। अगर उनको हटाना होगा तो पार्टी का जो संसदीय दल है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे, और आज की तारीख में उनको हटाने जैसी ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं दिखती। दूसरा क्या है, एक हो गया संगठन, दूसरा सरकार के भीतर मंत्रियों के कामकाज को लेकर बहुत असंतोष है। मंत्री सब डाल देते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो हमें कुछ करने नहीं देते, अधिकारी ऐसा बिठा देते हैं, सचिव ऐसा बिठा देते हैं, कार्यकर्ताओं का हम कुछ काम कर नहीं पाते। लेकिन अपना काम तो मंत्री जी लोग सब बढ़िया कर रहे हैं, उनको तो धन धान्य में भी दिक्कत नहीं है, उनके जलवे जलाल में कोई समस्या नहीं है। कई मुख्यमंत्रियों के विभाग में काम को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। कहा जा रहा है कि वो जिसको कहते हैं ना, जो अंडर परफॉर्मर, बढ़िया से काम करने वाला, उसकी एक सूची तैयार हुई है। मुझे लगता है कि कैबिनेट का भी एक तरह से कहें कि फेरबदल होगा और उस पर भी चर्चा हुई होगी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा थी, दिल्ली ने तय करके बुलाया था। योगी आदित्यनाथ को बुलाने का सीधा मतलब सरकार और संगठन के बदलावों पर उनसे जो जानकारी है वो भी लेना और उनको जो कुछ तय किया गया है उसे बताना। विजय जी, आपको क्या लगता है ये मुलाकातें किस संदर्भ में हुई हैं? क्या इस वक्त प्राथमिकताएं हैं? नहीं, हर्षवर्धन जी बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है। वैसे तो ये पूरी सरकार और पार्टी एक्सटेंशन पर ही चल रही है। कोई को सेक्रेटरी बनाना हो, किसी को डीजी बनाना हो, किसी को डायरेक्टर बनाना हो, सब एक्सटेंशन पर है। 1 साल का एक्सटेंशन और दे दीजिए, नाम तय नहीं हुआ, सीआरपीएफ में हो, फलाना में है, फोर्स में है, ईडी में है, सीबीआई में है, डीजी पुलिस हो, सबको एक्सटेंशन पर चल रहा है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, फिर स्टेट के अध्यक्ष एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो ये एक्सटेंशन की सरकार अभी चल रही है। और जब एक्सटेंशन की सरकार 27 में अगर एक्सटेंशन की ही आप ये कह रहे हैं कि चलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आज चल रही है। उस एक्सटेंशन को शायद खत्म करने के लिए अब वक्त आ गया कि अब नहीं चलेगा, उस पर बात करने के लिए। जैसे हर्ष जी ने बहुत विस्तार से उस पर चर्चा कर दी, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा कि प्रदेश अध्यक्ष की एक बात, संगठन में कैसे बदलाव किया जाएगा यूपी के मसले पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बजाय यूपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर दोनों में सहमति। एक तो बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि दिल्ली और लखनऊ में सहमति नहीं बन पा रही। इन फोटोज में तो कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है। फोटो में कोई झगड़ा थोड़ी करेंगे। नहीं, कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज है, मुस्कुराते हुए बुके का भी आदान प्रदान है। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं होती। जरा गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जो तस्वीर है वो भी दिखाएं, क्योंकि इन तस्वीरों को लेकर भी बड़ी चर्चा होती है। विजय जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये तस्वीरों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तस्वीरें तो औपचारिक तौर पर साझा की गई हैं। हाँ, तो औपचारिक तौर पर इसलिए साझा की गई कि आप ये चर्चा नहीं करें कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जो बात हुई कि सरकार में, यूपी सरकार में बहुत सारे मंत्रियों के जो अंडर परफॉर्मेंस की बात, और वो उनके विधायक कह रहे हैं, जनता की बात तो छोड़ दीजिए, जो उनके विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, वो उनकी शिकायत कर रहे हैं। अब बहुत सारे मंत्री हैं, ज़्यादातर मित्र हैं त्रिपाठी जी के, तो वो कोई जय श्री राम करता है, बिजली नहीं आती है, तो कोई दूसरा कहीं पर कुछ और बात करता है जिस पर वो भी नाराज हो रहा है। त्रिपाठी जी नहीं, उनके मित्र हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, वो पावरफुल लोग हैं। हाँ, नहीं, उनके तो सारे ही मित्र हैं, मैं कुछ एक आध मित्र की चर्चा कर रहा हूँ। तो वो सरकार में कैसे बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के बदलाव की संभावना मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रही कि कोई ऐसी संभावना अभी है कि वहां पर मुख्यमंत्री बदला जाएगा। मुख्यमंत्री को तो अभी बहुत एक्सटेंशन लेना है आगे। देखिए मीनाक्षी जी, भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री राज्यों में
सो योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में आते हैं तो उसकी बड़ी चर्चा होती है कि भाई आप देखिए बाकी कई मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन आते मिलकर चले जाते उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। और जब भी अमित शाह जी भी यूपी जाते तो उसकी भी बड़ी चर्चा होती है कि भाई अमित शाह जी अब उत्तर प्रदेश में गए। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी वहां से सांसद, अमित शाह खुद वहां के संगठन के इंचार्ज रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले। और अमित शाह ने जो वहां मेहनत की है उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला था। वहां पर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था वहां पे, लेकिन 2024 का जो प्रदर्शन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि जो पिछड़ा था, जो दलित था या दूसरे वोटर्स थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा वोटिंग करते थे, सपा बसपा के साथ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत जाती थी। ऐसा क्या चमत्कार होगा कि अखिलेश यादव 37 सीटें जीत जाते हैं? तो मुझे लग रहा है ये चिंता की बात है कि भाई 2 साल बाद जब 2027 के आपको विधानसभा चुनाव में जाना है तो किस रूप से जाना है। प्रदेश अध्यक्ष 1 साल से आप तय नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके जाट जो चौधरी साहब है उनका एक्सटेंशन 1 साल से लगातार मिला हुआ है। कैबिनेट के कई मंत्रियों की आपको शिकायत लगातार है कि भाई काम नहीं हो पा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी चाहते हो कि कुछ मंत्रियों को विभागों में बदल दे, कुछ को बाहर कर दे, कुछ लोगों को लेकर आए, तो केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति उन्हें लगेगी। और जब 2027 का चुनाव आपको लड़ना है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार के साथ सामंजस्य बना के चले, जो योगी आदित्यनाथ के सामंजस्य बना के चले। संघ की बड़ी भूमिका होगी, संघ का भी एक इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में आता है, इतना बड़ा राज्य है। तो मतलब एक बात पे आप तीनों सहमत हैं, आप यही कह रहे हैं कि जो भी बात हुई वो जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें बदलने की, सरकार का सिस्टम थोड़ा और दुरुस्त करने की, और 27 के लिए अब आगे की रणनीति क्या होगी। तो शिष्टाचार मुलाकात से बहुत आगे बढ़कर कुछ बातें हुई हैं, उस पर हमने विश्लेषण किया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में अखिलेश यादव की केदारेश्वर धाम की इसे लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड सरकार ने डिजाइन की जांच शुरू कर दी है। इटावा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की डिजाइन पर ही तैयार किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने इटावा में बनाए गए इस मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया है। जो संत समितियां हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार की यदि बात की जाए तो 2024 में यानी कि पिछले साल ही 8 जुलाई को धामी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था। इसके मुताबिक उत्तराखंड 4 धाम के नाम से या फिर उस शैली में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। आपको याद होगा दिल्ली में भी इसी तरीके का एक मंदिर बनाने की बात चल रही थी, उस पर भी बड़ी नाराजगियां आई थी और उसके बाद फिर वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश और बड़ा जोर शोर से काम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, इतना हद तक निर्माण कार्य हो गया है। कुछ आपको जल्दी से रिएक्शन सुना देते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। साधु संतों ने उसके बारे में लिखा है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद नहीं वो तो उसका जांच तो करेंगे ना कि क्या बना है, कैसा बना है। निर्णय ले चुके हैं, हम ले चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संतों ने लिख के भी दिया है। अखिलेश यादव जी भी जानबूझ करके भगवान केदारेश्वर के नाम पर एक प्रतिकृति बना करके क्यों उसकी महिमा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास बहुत तुच्छ है। अखिलेश जी का मंदिरों में अगर कोई रुचि होती, उनकी भावना होती, तो राम जन्मभूमि का दर्शन करने भी गए होते। लेकिन प्रभु रामलला की जन्मभूमि के मंदिर में हर प्रकार के रोड़े अटकाने के अलावा आज जब मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो कभी भी दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश जी का यह मंदिर प्रेम दिखावा है, झूठा है, छलावा है। हमने कब कहा कि केदारनाथ का हम विकल्प बना रहे हैं? जितनी जगह भगवान शिव का मंदिर, जिसकी जहां आस्था हो बनाए, क्या दिक्कत है? बनाइए। कोई पैटर्न है, किसी को हमारे नेता को केदारेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर बनावट अच्छी लगी तो उनके उस तर्ज पे बनाया, तो उस तर्ज पे बनाने में बुराई क्या है? अरे वो भी मंदिर बना रहेगा, ये भी मंदिर बना रहेगा। जो साधु संत लोगों को दिक्कत है वो भी एक मंदिर बना लें, योगी जी भी एक बना लें, और भी लोग बना लें, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर ऐसे हर जगह केदारनाथ बनने लग जाएगा तो केदारनाथ में कौन आएगा? यहाँ फिर कोई नहीं आएगा। तो यही तो असली केदारनाथ है। हिमालय तो केदारम, हिमालय में कौन है? भगवान केदारनाथ है। आप जगह जगह मंदिर बना करके उनकी स्थापना करें, आप कीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉपी ना करें, आप लिंक की कॉपी ना करें, आप मंदिर के डिजाइन की कॉपी ना करें, अपने हिसाब से बनाए, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल
सैंड कॉपी जो कॉपी आप जो बना रहे कुछ आप ये दिखाना चाहते हैं आने वाले समय में आप लोग कहेंगे यही असली केदारनाथ है, इसीलिए हुबहू कॉपी करना उचित नहीं है। अब देखिए जो बात कही जा रही है इसमें मैं अपनी एक छोटी सी बात रख दूं कि केदारनाथ मंदिर जैसा एक और मंदिर अगर बन जाएगा तो केदारनाथ की महिमा थोड़ी ना घट जाएगी। संत समाज जो कह रहा है, देखिए ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पूरे समाज की राय हो सकती है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मीनाक्षी जी। अगर हम देखें 18 सेक्टर नोएडा का गुरुद्वारा जो कि बिल्कुल हेमकुंड साहिब की तरह रेप्लिका है, तो इसका क्या मतलब है? क्या हेमकुंड साहिब के एक्चुअल गुरुद्वारे की कोई महिमा में कोई कमी आई है, या फिर लोग जो वहां जाते हैं क्या उनमें कोई कमी आई है, या हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे की जो आस्था है क्या उसको रिप्लेस कर दिया 18 सेक्टर के गुरुद्वारे ने? तो मैं कहूंगा नहीं किया। लेकिन साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। कल अगर ऐसे ही गोल्डन टेम्पल जो है गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर, अगर वो उसका कोई रेप्लिका बनाता है कहीं पे भी, तो एक मेजर मुद्दा जरूर इशू, मतलब स्थान वही हो, वही शहर हो, उसी तरीके का रेप्लिका हो, तब परेशानी आ सकती है। तब परेशानी। केदारेश्वर मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, देखिए दरअसल इसके दोनों ही पहलू हैं। आपने कहा और उसके बाद गोल्डन टेम्पल का जिक्र किया। पहली बात तो भारत में हिंदू व्यवस्था क्या है, कहीं भी आप कोई भी देवी देवता का स्मरण करके उनको आप स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि हमारे पूजा पाठ संपन्न हो गए, अब आप जाएं। ये हिंदू धर्म है, पहले तो इसको ये समझिए। यानी अगर मैं मंत्रों से ये कर सकूं और यहाँ तो यहाँ बात करके यहीं मैं कहूँगा कि यहीं मेरे सारे देवी देवता आ गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सब आह्वान हो जाएंगे। फिर हम अपनी पूजा संपन्न होने के बाद कहते हैं जाइए आप अपने अपने स्थानों पर जाइए। केदारेश्वर धाम कहना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जगह कहें। धाम को लेकर हालांकि बार बार कहा जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के जो धाम है वो बड़ी स्पष्ट उनकी व्याख्या है, वेद पुराण से वो सीधे सीधे आते हैं। लेकिन कोई ये कहे, और मुझे तो थोड़ा रविंद्रपुरी जी महाराज के बयान को लेकर थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि वो बड़े संत हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि कौन आएगा इसके बाद केदारनाथ धाम, तो पता नहीं उनको शायद केदारनाथ, बद्रीनाथ या जो भी धाम है हमारे, उनकी महिमा नहीं पता है। वहां जो जाएगा वो जाएगा ही जाएगा। और क्या आपके घर के आसपास परिवार में जो मंदिर होता है, हम तो देखते हैं कि जो बगल का मंदिर है, छोटा मंदिर है, वहां भी एक गणेश जी, एक शंकर जी, एक देवी जी, मतलब सब रहते हैं। तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं दिखता है, ये फालतू का विरोध है। मुश्किल क्या है कि कई बार अखिलेश यादव ऐसे करते हुए दिखते हैं जैसे हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति उसके विरोध में खड़े दिखते हैं। तो इस वजह से ये विरोध ज्यादा दिख रहा है। वरना इसमें क्या है भाई, आपको अच्छा लगे आप अपने घर के आसपास बना लीजिए, आप अपने घर में वैसा बना लीजिए, ये तो सुंदर बात है, इसमें कौन सी कहने की बात है। वैष्णो देवी कई जगह लोग कहते हैं कि विवाद करने के लिए विवाद नहीं होना चाहिए। बिहार में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी जोरों पर है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर हर दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं पर सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है, लेकिन एनडीए के नेता विपक्ष के इन हमलों को खारिज कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश के बेटे निशांत ने बड़ा बयान दिया। निशांत कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिलेगा और फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है, सब अपना पिताजी का है। पहले भी पिछले इलेक्शन में भी 20 लाख का वादा किया था, तो हमने करीबन 50 लाख को नौकरी देने वाले हैं, सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी और रोजगार। अभी 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं पिछले बार का, उसी का एक अगला सीक्वेंस है। इसमें वो क्या करेंगे, 20 लाख तो बोले थे ना, 50 देने वाले हैं, इस बार करोड़ देंगे हम लोग। तो दावा बहुत बड़ा है समीर जी। देखिए, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। कभी निशांत कुमार का बयान आपने देखा कि कभी इस चुनाव के समय निशांत कुमार ने इस तरह से आके बयान दिया हो? इस बार चाहे 2020 का चुनाव हो, 2015 का हो या 2010 का हो, या कभी इस तरीके से मीडिया के सामने आकर वो बोले हो। अब निशांत कुमार आकर क्यों बोल रहे हैं?
क्या पार्टी निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड का भविष्य के रूप में देख रही है? क्या जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार बोल नहीं पा रहे तो उनके बेटे के माध्यम से अपने पिता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी का कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या निशांत कुमार ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जनता दल यूनाइटेड और मेरे पिता ये चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, 20 साल में यह काम किया है? मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जनता दल की यूनाइटेड का आंतरिक मामला है, जिसमें निशांत कुमार को भविष्य की राजनीति के रूप में तैयार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य की समस्या और ऐसी स्थिति आती है चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार को चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और जिस तरीके से वो सक्रियता लगातार दिखा रहे, लेकिन ठीक है, अब 20 साल का तो वो अपना उपलब्धियां जरूर गिनाएंगे, एनडीए की सरकार रही है, उपलब्धियां गिनाएंगे। जनता तय करेगी कि भाई 20 साल की आपकी उपलब्धियां 15 साल के लालू की सरकार पे भारी रही है, या 20 साल बाद आपको 5 साल और देना है, या प्रशांत किशोर को मौका देना है, या जो राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भैया रोटी अलटते पलटते रहना चाहिए, जिससे जलती नहीं है, वैसे सरकार को भी अलटते पलटते रहो। तो क्या वो होने वाला है बिहार के अंदर? तो मुझे लग रहा है कि अभी समय है, जनता तय करेगी बिहार में क्या होगा। नीतीश कुमार के साथ और जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें इस बात का बहुत डर है कि एनडीए की सरकार आएगी तो नीतीश का भविष्य क्या होगा। क्या जेडीयू का मुख्यमंत्री हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जो लगभग तय है? तो मुझे लग रहा है कि इस समय जनता दल यूनाइटेड ये तय करना चाहती है चुनाव के पहले कि आप पहले बता दीजिए आप नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर बाद में क्या नीतीश का भविष्य होने वाला है। तो मुझे लग रहा है ये उसी दिशा में दिया गया एक बयान है। ये बात जहां से समीर जी ने बात शुरू की हर्षवर्धन जी की, ये मैं तो कह रहा हूँ, एक मिनट आपके सवाल से पहले, हमको लगता है कि लोहिया जी को सबसे गंभीरता से नीतीश जी ने लिया, इसीलिए वो पलटते रहते हैं रोटी। भाई एक बार इस पलट गए, एक बार इस तरफ पलट गए, तो है क्या, रोटी जली नहीं। नीतीश कुमार जस के तस है, लेकिन ज्यादा जो बुरा हुआ ना कड़ी बहुत हो जाती है रोटी, तो नहीं, वो तो हालत कड़े हो गए बहुत ज्यादा। कितना भी हो जाए रोटी पलटी जा सकती है, लेकिन कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन एक ही रोटी नहीं हो सकती है। वो रोटी तो हटेगी, पेट में जाएगी, मतलब उस रोटी का समय आ गया है। ठीक, लेकिन ये बताएं, मैं अपने सवाल पर आती हूँ विजय जी। ये बात तो सही कही समीर जी ने कि इससे पहले इतना ना वो मीडिया में आए, ना कभी उन्होंने इतना बयान दिया, ना कभी इतनी मुखरता से सामने पक्ष रखा, और फिर से सीएम बनेंगे नीतीश कुमार उनके पिता, इस तरीके की बातें तो अब इस सीजन में ही मैं सुन रही हूँ। इससे पहले और इलेक्शन सीजन आए और गए, कभी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। समीर जी ने जो बात की वो 100% सही है, लेकिन उससे आगे कि अब ये लग गया है निशांत जी को भी, नीतीश जी को, कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मोटे तौर पर यदि एनडीए की सरकार बनती है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं? नहीं, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के लिए ये चेहरा है। अच्छा, ये उप मुख्यमंत्री के लिए चेहरा है, एक चेहरे को ध्यान रखें, नहीं तो फिर जेडीयू का क्या होगा। मुख्यमंत्री तो बनना मोटे तौर पर तय हो गया कि अब नीतीश कुमार जी नहीं होंगे, नहीं तो निशांत जी क्यों आए हैं इतने, और निशांत जी के कहने से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री जी, या भारतीय जनता पार्टी, या अमित शाह? निशांत जी कौन से पोस्ट पे पार्टी में, क्या प्रवक्ता है? कुछ भी नहीं, क्या है, जिम्मेदारी नहीं है उनके पास। और वो बात करें तो इसमें क्या आपत्ति, अपने पिता के लिए कह रहे हैं या जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर? लेकिन आपने ये कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये तय है। नहीं, वो शायद इसलिए आए कि भाई मेरी जगह थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरा चेहरा भी देख लीजिए, मैं भी हूँ, मैं हूँ ना, तो इसलिए वो मैं हूं ना मैं वाली भूमिका में है, और लगता है उनको भाई ये ना हो गया वाली भूमिका में। तो मुझे लगता है क्या चिराग पासवान नहीं है? नहीं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, मैं खबर ले रही हूं उनसे, अभी तो बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री चल ही रहे, नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। ऐसे में तो ये अच्छा है ना, ये समीकरण, ये कितना सुंदर दृश्य होगा। चिराग पासवान समाज से आते हैं एक उप मुख्यमंत्री, कुर्मी समाज से आते हैं निशांत कुमार एक उप मुख्यमंत्री, और ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई मुख्यमंत्री। तो एक तरह से इससे सुंदर समीकरण के ये 25 विधानसभा चुनाव के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। खबर चिराग पासवान का वहां पर नाम किसने मुरेठा बांधा है ये नहीं पता मुझे, बीजेपी में मुरेठा किसने बांधा है मुख्यमंत्री बनने के लिए? खोल लेते हैं लोग, इतना जिद्दी नहीं है, खोल लेते हैं, गंगा में नहा के सरयू में नहा। अच्छा, मैं खबर ले लेती हूँ। खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। सियासी माहौल आप जानते ही हैं, बिहार का बहुत गर्व है। चिराग पासवान ने मंच से कहा कि उन्हें मारने की साजिश चल रही है। चिराग पासवान मुंगेर में एक रैली में थे, उन्होंने कहा कि उन्हें बम से उड़ाने की साजिश की जा रही है ताकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का एजेंडा खत्म किया जा सके। लेकिन वो शेर के बेटे हैं, किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। अब एक नई साजिश रची जा रही है कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो, ना चिराग पासवान रहेगा, ना ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करेगा। पर जो लोग
जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। अब जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, एक रिएक्शन इस पर भी? नहीं, देखिए कई बार होता है ना कि आपको अपनी एक सीमा कहते हैं ना, वो सीमा नहीं पता होती। तो चिराग पासवान को भी शायद पता नहीं है। अब चूंकि इन्होंने कोई ऐसी सीमा हुई नहीं, एक ही विधायक था, वो भी शायद चला गया था, तो कुछ है नहीं इनके पास। ऐसा व्यक्ति अगर ये कहे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपका नारा अच्छा है, आपके पास संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जब इस तरह की बात आप करते हैं कि मुझे कोई बम से उड़ा रहा है जिससे पूरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा चला जाएगा, तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। और कई बार आप चूंकि फिल्मी दुनिया में तो आप सफल कलाकार नहीं हो पाए, अब यहां आप आ रहे हैं, वहां और ज्यादा आप कॉपी लग रहे हैं, मिमिक्री लग रहे हैं, तो राजू श्रीवास्तव बनना ये कोई राजनीतिक तौर पर ये बहुत अच्छा नहीं है। चिराग के पास बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ उनके पास अवसर है, उसका उपयोग करना चाहिए। रामविलास जी की विरासत को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। अभी तक की उनकी पॉलिटिक्स कैसी दिखाई दे रही है विजय जी, चिराग पासवान की? ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस वो हो रहे हैं। अब उन्होंने त्रिपाठी जी ऐसी बातें करते थे, फिल्म की बात कर दी, एक फिल्म फ्लॉप हो गई, अब उसके दोनों स्टार फ्लॉप हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी फिल्म नहीं चलेगी। उस फिल्म में कंगना जी थी ना इनके साथ हीरोइन। आप उनको फ्लॉप तो नहीं कह सकते विजय जी, चली गई ना। तो सर माफ कीजिएगा सर, आपका मतलब एक हफ्ते में उतर गई। प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे ना बिहार में, जब पहली रैली करने, फिल्म के हिसाब नहीं, से अगर आप किसी के तो हम लोग नहीं फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, पॉलिटिकल करियर की बात कर रहा हूँ। फिल्म तो बहुत अच्छी, वो प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार में पहली बार गए थे तो उस समय उन्होंने वहाँ पे एक पार्टी संगठन की बैठक ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यालय में, और अपने विधायकों से और नेताओं से पूछा था कि भाई नेताओं में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए। तो सभी नेताओं ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। किसी ने कहा जनता के बीच 24 घंटे एक्टिव होना चाहिए, किसी ने कहा ईमानदार होना चाहिए, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा विजन होना चाहिए आपका जनता के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का कहा कि भाई नेताओं में सबसे बड़ा गुण धैर्य का होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जो धैर्य रखता है राजनीति में वो बहुत सफल होता है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान पे भी वो बात लागू होती है, उन्हें भी धैर्य का धैर्य रखना चाहिए। 2020 में आपने धैर्य नहीं रखा, आपकी पार्टी टूटी, आपके चाचा आपके अलग हो गए, फिर आप लौटकर आते हैं एनडीए में, आज आप केंद्र में मंत्री हो। आज भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी क्षमताओं से ज्यादा सम्मान दे रही है। आज आपके पास इतनी हैसियत नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी आपको साथ लेके चल रही है। अब आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे कारण केंद्र की सरकार चल रही है, अगर मेरे पास सांसद नहीं है तो मोदी जी की सरकार चली जाएगी, मैं बिहार में कुछ भी बोलूंगा नीतीश जी भी सुनेंगे, मोदी जी भी सुनेंगे। ये मुझे लगता है एनडीए में रहकर ये ठीक नहीं है कि आप जिस सरकार का हिस्सा हो वहां रह के आप लगातार एनडीए को घेर रहे हो। आप ये बता रहे हो कि भाई बिहार की बात कर रहा हो तो मुझे बम से उड़ा देंगे। आपको तो जड़ सुरक्षा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, आपके पास जड़ सुरक्षा इस समय। मैं आपसे सहमत हो सकती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स का एक ये तरीका भी है, अगर आप उस गठबंधन में हैं, आपको गठबंधन में रहते हुए कोई बात सही नहीं लगती है तो बोलने की स्वतंत्रता है और बोलना भी चाहिए। ये एक स्वस्थ राजनीति का प्रतीक भी है। मैं इस मुद्दे पर आपसे थोड़ी सी असहमत हूं। एक चीज मैं बोलना चाहता था, एलजेपी की पिछली बार भी 6 से लेकर 7% के बीच में वोट परसेंटेज रही है, लेकिन इनका मुख्य मुकाबला हमेशा होता है हम के साथ, या फिर इनको लास्ट टाइम जैसे प्रोजेक्ट किया गया था और उसमें इन्होंने कई वोट काटे थे जेडीयू के। तो ऐसे कहा जाता है कि 54 सीट्स में कई उनके वोट काटे गए थे। लेकिन जो मुझे इस बार लग रहा है, इस बार वो चाहते हैं कि उनको 15-20 सीट नहीं, उनको इससे भी ज्यादा सीट्स पे खड़ा होने का मौका मिले, तो वो अपनी एक वोटर बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा, मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ दीजिए जिन्होंने आके अपना विजन बताया था। बाकी प्रशांत किशोर ही एक ऐसे लीडर हैं जो बिहार के अंदर अपना विजन बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, पलायन रोकने के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जब वो ये करते हैं तो वो वोट काटेंगे जरूर। और 35% सर, ये जो विजन वाली बात है ना, विजन तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी बताए थे। तो अब ये हर बार एक ही कहानी होगी, हम ये तो नहीं कह सकते कोई अपना विजन बताना छोड़ देगा। नहीं, वो अच्छी बात है। मीनाक्षी जी, एक बात मुझे याद आई, चिराग पासवान जी जब वो कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी का हनुमान है, तो मुझे एक बात बहुत कथा है, छोटी सी कथा सुना दूं, 10 सेकंड की है, कि वो बहुत अच्छे से हिंदू धर्म को और हिंदू परंपरा को समझ गए। क्या हुआ कि शिव और पार्वती खड़े हुए थे और कार्तिकेय और गणेश दोनों खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, धरती का चक्कर परिक्रमा लगाकर आ जाइए और जो पहले आएगा वो पूज्य होगा, प्रथम पूज्य वो होगा। तो कार्तिकेय चले गए पृथ्वी की परिक्रमा लगाने
अब वो पूरी परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं प्रशांत जी की बात नहीं कर रहा, कार्तिकेय जी की, आप ऐसा मत कीजिए। तो वो परिक्रमा लगाने चले गए, लेकिन गणेश जो थे उन्होंने तुरंत वहां पर शिव और पार्वती की परिक्रमा लगाई। बोले आप ही तो सब कुछ हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो परिक्रमा हुई और वो प्रथम पूज्य हो गए। तो ये कहानी चिराग जी को पता है। हनुमान, ठीक है। अगली खबर वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले से जुड़ी हुई है, जिसका लगातार विरोध तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जी हाँ, अब इसमें एक नया दांव उन्होंने चला है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत 35 विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर साथ आने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की आड़ में लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला कर रहा है। अब देखिए, ये कोशिश शक्ति प्रदर्शन की भी है, ये वोटर रिवीजन को लेकर भी है, ये महागठबंधन में एक नया दम भरने की भी है। हर्षवर्धन जी, चुनाव से पहले महागठबंधन की एकजुटता, एक प्लेटफॉर्म, फिर से सुर्खियां, और इस बार मुद्दा नया है, वोटर लिस्ट रिवीजन का है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष को जब लगे तो वो ये सब करे, लेकिन जब वो कहते हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो वोटर रिवीजन के मुद्दे पर एक हो जाएं, तो संदेह खड़ा हो जाता है। तभी लगता है कि क्या ये सचमुच वोटर रिवीजन में दिक्कत है, या फिर इनका अपना जो एक गठजोड़ था, जिसके जरिए लोकसभा लड़े, जिसके जरिए कुछ राज्यों में लड़ते हैं फिर पलट जाते हैं, और यहाँ तो समझ में नहीं आता कि गठजोड़ कितने दिन रहता है, कितने दिन नहीं रहता। और मुझे तो तेजस्वी जी का वो बयान याद है कि ये तो हमने लोकसभा के लिए किया था, ये बाकायदा उनका बयान था। क्यों? क्योंकि तब उनको लग रहा था कांग्रेस को कहीं अधिक सीटें न देनी पड़ जाए, तब वो उस रणनीति में थे। आज उनको लग रहा है कि इस मसले पर अगर सब उनके साथ नहीं आएंगे तो सदन में उनकी बात मजबूती से नहीं आएगी। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस मसले पर जिस तरह के सवाल जवाब हैं उनमें सामने आकर उनको जवाब दे रहा है, लगातार वो ट्रांसपेरेंसी से बता रहा है। इसके बावजूद इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। जब इतना बड़ा प्रोसेस चलेगा तो वो अधिकारी हैं, कर्मचारी, और मैं तो कई बार कहता हूं तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो बीएलए होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो बीएलओ होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो नायब तहसीलदार होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो एसडीएम होगा या जो दरोगा भी होगा, वो आज किस तरह से व्यवहार कर रहा होगा, और क्या वो गड़बड़ नहीं कर सकता है? इसलिए जरूरी तो यह था कि सारे राजनीतिक दल इस पॉलिटिकल रिफॉर्म के, वोटर लिस्ट के प्योरिफिकेशन के इस प्रोसेस में साथ आते। दुर्भाग्य से करते नहीं दिख रहे, और हो सकता है कि एक समय के बाद अब इसका नुकसान उन्हें हो, क्योंकि जब जो सवाल थे उन्होंने खड़े किए उसका जवाब दिया जा रहा है, उस पर चुनाव आयोग जो है वहां सर्वोच्च न्यायालय के सामने जवाब दे रहा है। ये तो आप वोटर लिस्ट रिवीजन पर कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न, मूल प्रश्न तो ये है विजय जी की एक मुद्दा बहुत दिनों के बाद फिर से महागठबंधन को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। बीते कई महीनों से, जब से लोकसभा चुनाव गया है, उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिला नहीं जिसमें एक वक्फ था। तो कोई ना कोई एक मुद्दा ढूंढ के, वैसे तो महागठबंधन को अक्सर एक साथ एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हो सके तो रैली आप कर लीजिए, लेकिन बड़े बड़े अंतराल में हम ये देख रहे हैं। ये जो ताज़ा तरीका है वापस से एकजुटता का, क्या वो महागठबंधन को कुछ एनर्जी दे पाएगा? कुछ एनर्जी दे पाएगा, कुछ ही दे पाएगा, कुछ दे पाएगा। और वो एक्सरसाइज होती रहती है कोई चुनाव। अब देखा कि वक्त का एक मैसेज था, वो चला गया, उस पर जितना एकजुट कर सकते थे कर लिया। अब दूसरा मुद्दा आ गया ये एसआईआर का, तो एसआईआर पर जितना, एक तो क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है कि वो हर दिन कोई नया इशू रखें जिस पर कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहे, तो वो थोड़ा सा एनर्जी देगा। लेकिन इससे एकजुट हो जाएंगे, वो तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, वो तो उनके तो हिसाब किताब ही अलग है, वो ऐसे एकजुट थोड़ी होते हैं। वो अभी सीटों के समझौते पर, कैंडिडेट को लेकर, आपकी बात, ओवैसी की बात, वो सब चीज़ें आएंगी। इस पर वो एक साथ चिट्ठी लिख दी है उन्होंने, वो सब लोग चले जाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। जिस बात में कोई नुकसान नहीं हो रहा उसमें तो सब साथ दिखाई देते हैं। मसला तो तब आता है एकजुट होने का कि जब सीटों का बंटवारा हो, जब समझौता होगा कि कैसे गठबंधन में काम होगा, और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या वो 90 सीटें उनको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, ओवैसी साहब को वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, पशुपतिनाथ पारस को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, तो वो सब चीज़ें एकजुट करेगी। लेकिन इससे एनर्जाइज भी होता है और थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है। एक सर्वे जो है सर, मैं उसको जोड़ देती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ समीर जी। एक सर्वे हुआ है बिहार में चुनाव को लेकर, जिसने सभी दलों की धड़कनें बढ़ाती हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार में 46.13% दलित महागठबंधन के साथ हैं, तो एनडीए के साथ 31.93% दलित है।
बिहार में एनडीए के पास जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे बड़े दलित चेहरे हैं। इसके बावजूद नेक्ड और टीसीएम के सर्वे में दलितों का महागठबंधन पर भरोसा दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन को दलितों का ज्यादा वोट मिला था, लेकिन अब दोनों गठबंधनों के बीच ये गैप बढ़कर 14.20% तक आ गया है। अब बिहार में दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर बिहार के दलितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब बात ये वही है समीर जी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए यहाँ एनडीए को मत मिल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोकल लेवल पर देखेंगे, लोकल कनेक्ट को देखेंगे, तो तेजस्वी यादव भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सर्वे आया है ये बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। अगर देखा जाए कि दलितों का समर्थन अगर मिल रहा है, क्योंकि ये तो कहा जा सकता कि भाई मुसलमानों का और यादवों का एक बड़ा वोट बैंक तेजस्वी के साथ जुड़ा हुआ है। दलितों का गैप जो बढ़ रहा है कि भाई इस तरीके से बढ़कर अगर वो एनडीए से टूटकर अगर महागठबंधन की तरफ जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी कांग्रेस ने एक अपना जो अध्यक्ष बनाया है प्रदेश राजेश राम, वो दलित है, अभी दलित अध्यक्ष उन्होंने वहां पर बनाया है। और जो जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि भाई सत्ता में जो 2024 के लोकसभा के पहले संविधान संशोधन की बात कर रहे थे कि भाई आएंगे तो संविधान बदल देंगे, दलितों का हक कर लेंगे, जिसका असर आपको उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखने को मिला था, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि दलित का एक वर्ग जिस तरीके से इस भ्रम में चला गया था, मुझे लग रहा है उसी भ्रम को लगातार बिहार के अंदर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अभी बहुत अभी समय है चुनाव में, जब भी सर्वे आया है, प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां होंगी, अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जो सर्वे में भी कहा गया है कि सबसे दलितों के सबसे लोकप्रिय नेता है राष्ट्रीय स्तर पर, भले ही प्रदेश स्तर पर तेजस्वी यादव आए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, जब घोषणा पत्र जारी होगा, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब बिहार में प्रचार करेंगे, अमित शाह करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा, नीतीश कुमार करेंगे, तो मुझे लग रहा है दलितों का एक वोट वापिस भारतीय जनता पार्टी के पास लौटेगा, एनडीए के पास फिर दलित लौटेगा। मुझे ऐसा लगता है ये अभी टू अर्ली टू से कि भाई दलित एनडीए से छूटकर महागठबंधन के पास जा रहा है। लेकिन अगर ये स्थिति अभी भी 90 दिन पहले चुनाव के बनी हुई है, तो ये निश्चित रूप से महागठबंधन के फेवर में के लिए अच्छा है और एनडीए के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। हर्षवर्धन जी, ऐसा आरजेडी ने दलितों के लिए क्या कर दिया या ऐसा कौन सा कनेक्ट पैदा किया जो एनडीए नहीं कर पाई? क्या कारण है ये, अगर हम इस सर्वे को ठीक माने, सही माने? नहीं, मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं है ना। एनडीए पर अगर नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी तो एनडीए के सबसे बड़े नेता है ना, उनके ऊपर भरोसा है। दूसरा, ये हाल के समय में सबसे बड़ी घटना कौन सी हुई? लेकिन महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को कम है ना। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि ये कैसे संभव है कि नरेंद्र मोदी पर वो करते हैं और एनडीए को इतना ज्यादा अंतर हो। मुझे इस सर्वे पर कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे ये सर्वे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा, हाल के समय की सबसे बड़ी घटना क्या हुई जिससे दलितों का कोई सेंटीमेंट अप या डाउन होगा? वो लालू जी के चरणों में भीमराव अंबेडकर थे। लालू जी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठे हैं और उनके चरणों के पास उनका एक समर्थक, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, बड़ा वीडियो वगैरह बना के बड़ा उसको वायरल किया था, जगह जगह पोस्टर छापे थे। तो मुझे तो ये सर्वे जो है ना, ये समझ में ना आने वाला सर्वे है, क्योंकि और जातियों का हो सकता है, दलित तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहता ही नहीं है। अच्छा, अब देश की भी अगर हम बात करें तो अगर एक और ग्राफिक्स हम फिर से चलाते हैं तो 7% का फर्क है। हाँ, 47.51% नरेंद्र मोदी के साथ, राहुल गांधी के साथ 40.30%। ये ठीक है, ये तो 7% ये तो लगभग जो देश में ट्रेंड रहता है जिस तरह की स्थितियां, बल्कि बीजेपी ने इधर गेन किया है, क्योंकि बीजेपी के साथ दलित मतदाता नहीं रहता था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मायावती जैसी बड़ी नेता कमजोर हुई और वो लौटकर कांग्रेस के पास नहीं गया है, जो सबसे बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश की बात करें और देश के दूसरे राज्यों में भी, चूंकि जो इस सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की नीतियों का सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग में जो कमजोर लोग हैं उनको मिला है, तो इस वजह से वो बड़ा वोट बैंक इधर शिफ्ट हुआ है। तो उसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं दिखता। लेकिन बिहार के पर आप ये कह रहे हैं कि आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं, ये संभव ही नहीं हो सकता। महागठबंधन में जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथ दलित कभी वोट करने नहीं गया, और अभी की स्थिति में भला वो क्यों जाएगा जब आपको अगर दिख रहा है। और अगर ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान,
ये भी तो आप देखिए ना, अगर दलितों के लिहाज से कहें, मांझी और पासवान की बात शुरुआत में मैंने कहा कि अगर इस सर्वे को सही मान लिया बड़े नेता तो इधर वैसे एनडीए के पास से दलितों भी है, और भाई वैसे भी यादव के जो दलितों के ऊपर अत्याचार रहे, यादव और दलित तो कभी वैसे भी एक साथ वोट कर लालू के समय नहीं रहा। और अगर इस सर्वे को सही भी माने तो यह सर्वे बता रहा है कि भाई इस हिसाब से तो 2/3 मेजोरिटी के साथ महागठबंधन सरकार बना लेगा। अगर इतना बड़ा फर्क दलितों का रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोट बैंक दलितों का उनके साथ जाएगा। कुछ कारण होंगे कि कुछ दलित शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा फर्क होना और वो सीधे महागठबंधन के पास जाना, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो दलित अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार का जो काम रहा है 20 साल से, मुझे लग रहा है कि वो बहुत काउंट होता है प्रदेश के अंदर। एक रिएक्शन ब्रेक के लिए मुझे बोला गया है, लेकिन एक रिएक्शन पहले विजय जी आपसे लेके। इसमें एक पॉइंट आपने नोटिस नहीं किया, जो उसमें कहा गया कि क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा, दलितों से पूछा गया तो 71% लोग, ये देखिए नई लिस्ट में नाम कटेगा, 72% लोग हैं, करीब 71% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नाम कटेगा। तो नाम कटेगा ये डर है, इसका मतलब आप महागठबंधन के साथ खड़े होंगे ना, एक बड़ा फैक्टर हो गया। क्योंकि नाम कौन काट रहा है, ऐसा आरोप लगेगा कि भाई बीजेपी काट रही है, सरकार काट रही है, तो वो लोग वहां पर खड़े होंगे और वो एक बड़ा फैक्टर है। फिर दो बातें उसमें देखिए, राहुल गांधी जी के लिए एक और बात कही गई, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में नैरो कहां पर हो रहा है, जातीय जनगणना का क्रेडिट में 3% का फर्क है। प्रधानमंत्री के पास 33% है, राहुल गांधी के पास 30% है, तो वो और क्लोज हो रहा है। फिर दोनों के बीच में अभी आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो 50% था, 55% था नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन, और राहुल गांधी के पास 30% था। आज आपको वहां पर 47 और 40 का फर्क दिख रहा है, तो इसका मतलब वो नैरो डाउन हो रहा है। नेशनल लेवल पर और मोदी के साथ दलितों का समर्थन पहले ज्यादा नहीं था, इधर बेहतर हुआ। पहले तो दलितों का समर्थन कांग्रेस और बड़ा कारण मुझे वो ये बता रहे, वो नैरो होने के पीछे कारण क्या है, वो ये जो है कि भाई लिस्ट में नाम कट रहा है, तो वो एक कहीं तो खड़े होंगे ना एक साथ जाकर, उसमें ये बात नहीं। देखिए, अगर किसी के मन में ये डर पैदा कर दिया जाए कि उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, और ये आरोप इस वक्त बीजेपी की बात कर ले या एनडीए के दलों की बात कर ले, वो लगातार तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं कि आप एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये कह भी दें कि भ्रम पैदा करने में वो कामयाब रहे, तो फिर ये एक लॉस हो रहा है। तो 35 लाख लोगों के नाम तो कट रहे हैं ना, ये तो कहा इलेक्शन कमीशन ना, ये भ्रम है क्या? आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भ्रम पैदा कर रहा है? जो है नहीं उसका नाम मर गया, तो बड़ी स्पष्टता से बताया है कि 35 लाख जो पहले आप दोनों ने जवाब दे दिया, वो मर गए हैं, वो दूसरी जगह हैं, लाख नाम कटे हैं। इसमें वो नाम नहीं है जो मर चुके हैं, इसमें वो नाम भी नहीं है जो परमानेंटली अपना रेजिडेंस चेंज कर चुके हैं, वो 17 लाख अलग है। आखिरी चीज है, ये सैंपल साइज पे बहुत डिपेंड करता है कि सैंपल साइज कितना है सर्वे का। अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो फिर ये एक्यूरेट होता है, अगर कम छोटा है तो उतना एक्यूरेट नहीं होता, इसमें लार्ज वेरिएशंस होते हैं। तो आखिरी चीज है, सर का इंपैक्ट हुआ है, और यहां तक कहा जा रहा है विदाउट लव फॉर सर। पहले कहते थे ना विद लव टू सर, अब कह रहे हैं विदाउट लव टू सर। अब इस हिस्से में बात होगी पार्लियामेंट की। जी हां, संसद का मॉनसून सेशन कल से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले पॉलिटिकल अलाइनमेंट होने शुरू हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी आज बैठक में मौजूद थे, और इस बैठक के दौरान एक सहमति बनाने की कोशिश जरूर हुई कि सभी दल किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर अगर विपक्ष के सवाल आते हैं तो उनका जवाब कैसे दिया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले बैठक में विपक्ष ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। अब वो मुद्दे क्या क्या हैं? वो ट्रंप का बयान है, और ट्रंप ने क्या बयान दिया आप जानते हैं कि भारत के 5 जेट्स गिरे, इससे लेकर भारत की गरिमा को कितनी चोट पहुंची, इस पर जवाब मांगा जाएगा सरकार से। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी। पाकिस्तान के कई एयरबेस जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, सरकार ये कह रही है कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन अभी इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रही है, और ये घेरने की तैयारी पूरे सेशन के दौरान भी आपको दिखाई देगी फ्लोर पर। सर्वदलीय बैठक आज हुई, और इस दौरान विपक्षी नेताओं ने पहलगाम में सुरक्षा में चूक, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप की लगातार बयानबाजी का मुद्दा उठाया। आप एक एक करके सभी के बयान सुन लें और फिर हम इस पर चर्चा को शुरू करेंगे। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इसको मैं यहाँ इस तरह से जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है या कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उपयुक्त जवाब या स्टेटमेंट जो भी होता है वो पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ को अलग से यहाँ जवाब बाहर में देना वो सही नहीं मानता हूँ। और हर समय प्रधानमंत्री को
बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है। लगभग 17 बिल और बिजनेस तो अभी हमारे पास तैयार है और बाकी कुछ होगा वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। पहलगांव पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध। कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नज़दीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं। बिहार में ऐसे करोड़ों लोगों के वोट नाम काटे जा रहे हैं, करोड़ों के। 4-5 करोड़ लोग तो उनके बिहार के दिल्ली से लेके अहमदाबाद, बम्बई और इस जगह हैं, सब यहाँ मजदूरी करते हैं। इस दिल्ली को बनाते हैं और दिल्ली वाले उन्हें बिगाड़ते हैं। उनको कुछ नहीं देंगे, वोट नहीं देने देंगे, नाम नहीं रजिस्टर करने देंगे। आपने सभी बयान सुन लिए। अब सबसे पहले इसी मुद्दे पर आ जाते हैं। सर, ट्रंप ने ये तो कहा जहाज गिरे, लेकिन ये तो नहीं कहा कि भारत के गिरे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई भारत की सरकार बताए कितने जहाज गिरे, कहां गिरे, किसके जहाज गिरे। आपने रामगोपाल यादव जी को भी सुना। तो ये मुद्दा तो बहुत जोर शोर से पार्लियामेंट में उठने वाला है। बयान उन्होंने अमेरिका में दिया, हंगामा यहां पार्लियामेंट में होगा। जी, ट्रंप का आपने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने ये नहीं बताया कौन से देश से गिरे हैं जहाज, लेकिन ट्रंप का अगर हम देखें उनका मेन एम क्या है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज देना है। उसके लिए ये दिखाना है कि उन्हें हर जगह पे युद्ध रोके हैं और साथ साथ में अभी वो एप्स्टेन फाइल केस के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो उसका ध्यान हटकाना है ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए। और साथ में उन्होंने क्या कहा कि 4 से 5 गिरे, यानी कि वो भी श्योर नहीं है कि 4 गिरे या 5, फिर कहते हैं 5 गिरे। और उसके बाद क्या बोला उन्होंने, कोई देश का नाम लिया नहीं लिया। और साथ में जब वो बोलते हैं कि 4 से 5 गिरे, तो मैं उस पर ऑफेंस जरूर लेता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के हमने 7 से 8 के करीब डिस्ट्रॉय किए हैं जहाज, जिसमें से उनके जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम C-130 जहाज, ऐसे कई जहाज उनके उड़ाए हैं जो बहुत हाई वैल्यू एसेट्स हैं, यहां तक कि उनका F-16 को भी उड़ाया हुआ है। तो अगर हमने इतना बड़ा डैमेज किया है, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती, जब बॉक्सर्स सब हमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज अ मींस ऑफ अचीविंग इट। मैंने नहीं कहा, कार्ल वॉन क्लॉजवेस ने कहा, बहुत बड़े फिलोसोफर होते थे फ्रेंच टाइम में। तो उस डायलॉग के ऊपर अगर आप ध्यान दें, हमें क्या गोल दिया गया था? हमें गोल दिया गया था कि आप जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को घुटने टिकाओ। क्या हमने 90 घंटे के अंदर घुटने टिकाए कि नहीं टिकाए? क्या हमने उनके 13 में से 11 एयरफील्ड्स को स्ट्राइक सक्सेसफुली किया कि नहीं किया? क्या 6 से 7 रेडार डिस्ट्रॉय किए नहीं? क्या किराना हिल्स के पास बॉम्ब गिराए कि नहीं गिराए कि वो घुटनों पे आ गए थे और अमेरिका डर गया था कि उनके अपने बॉम्ब भी उधर उड़ ना जाए, तो उन्होंने अपना जहाज भेजा। उसके बाद इतना सब कुछ किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब बॉक्सर्स लड़ रहे हो, अगर किसी ने 20 मुक्के मारे हो, किसी ने 2 मारे हो, आप उससे यह पूछो कि तुमने 2 कैसे खा लिए?
अरे बाबा, एक चीज तो मुझे क्लियरली बताइए, अगर कोई भी मुद्दा उठाना है एयरफोर्स के ऊपर तो उठाइए, 5th जनरेशन जहाज का है जो आपको जल्दी से जल्दी एयरफोर्स को देना चाहिए। आप उठा रहे, आपने 2 मुक्के खा लिए। अरे 2 मुक्के भी खाए, ये भी श्योर नहीं है। अगर फ्रांस का जो एविएशन का चीफ है, जिसकी कंपनी है ये, उसने क्या कहा है, एक रफाल जो कि टेक्निकल डिफेक्ट हाई ऑल्टीट्यूड पे वो उस पे इजेक्शन हुआ था, जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हमने नहीं कहा, फ्रांस का चीफ भी यही कह रहा है और फ्रेंच कंपनी भी यही कह रही है। आखिरी चीज जो मैं इसमें बोलना चाहता हूं जी, मुद्दा उठाना है तो हमारी जो गौरव हमने काम किया है, जो इतना बड़ा काम किया है भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलके, जो कि कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं हुआ। किसी भी देश में 90 घंटे के अंदर वॉर नहीं जीती गई जो हमने किया। उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी पॉलिटिकल विल को। नहीं, आर्म फोर्सेस के साथ तो विपक्षी दल भी है, लेकिन ये सवाल है कि रुकते ही नहीं। अब राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ज्यादा भरोसा है शायद हर्षवर्धन जी, इसलिए वो पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से एक बार चर्चा, एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहते हैं। कितने जेट गिरे, कहां ये जेट गिरे, उसके ऊपर वो डिटेल चाहते हैं। ये डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर वो चाहते हैं। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, और डिस्कशन होता ही है, बहुत हद तक होता ही है, होगा ही, वो कहाँ जाएगा। नहीं सर, डिस्कशन ही नहीं होता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। हंगामे ज्यादा होते हैं, चीख चिल्लाहट ज्यादा होती है, डिस्कशन आखिर के 1-2 दिन में जाके कुछ नहीं, हो जाता है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं, किसी मुद्दे पर, मणिपुर पर भी डिस्कशन हुआ था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर डिस्कशन नहीं होता हो। लेकिन एक सवाल देश के हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, क्या ये जो युद्ध विराम हुआ, इसके बाद भारत की अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो गई? जवाब है नहीं। क्या ट्रेड डील करने के लिए परेशान भारत ज्यादा है या अमेरिका ज्यादा है? जवाब है अमेरिका। इसको कैसे समझें? 9 जुलाई आखिरी तारीख थी। वैसे तो ट्रंप आते ही कह चुके थे, लेकिन 9 जुलाई उन्होंने एक डेडलाइन रख दी थी कि ना, ये सीमा रेखा हो गई, अब इसके आगे नहीं। 9 जुलाई आ गई तो उन्होंने कहा अब 1 अगस्त। हर दूसरे दिन कहते हैं कि हम तो जैसे करेंगे वैसे ही करना होगा। और सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर अपमान देखें, हालांकि ये अपमान सम्मान होता नहीं, ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं, ये डायलॉग होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने ब्रिटेन से कर लिया, चाइना से कर लिया, अब अगला नंबर भारत का है। उस बयान को आज कितने दिन हो गए? इसका मतलब यह हुआ कि भारत की सरकार, भारत का जो निगोशिएटर है, भारत की जो निगोशिएटिंग टीम है ट्रेड टर्म पर, वो अपनी पूरी ताकत से अमेरिका को दबा रही है। भारत के 140 करोड़ से अधिक लोगों के हितों की सुरक्षा कर रही है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है, कह रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो बार बार मोदी से पिट जाते हैं। पिट जाते हैं मतलब उसको गलत संदर्भों में नहीं लीजिए, पिट जाना मतलब निगोशिएशन टेबल पर। यही वजह थी कि जब अमेरिका नरेंद्र मोदी गए थे और एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि कौन बेटर नेगोशिएटर है, तो उन्होंने कहा ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा कि तो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी से कोई नेगोशिएशन में जीत जाए। अगर ट्रंप ये सब जानते हैं तो क्या कर सकते हैं? उनको पता है तो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं, बता रहा हूं ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां अगर इस तरह का बयान देंगे, विपक्ष हंगामा करेगा, लोगों के मन में संदेह आएगा, और ये एक दबाव के तौर पर, रणनीति के तौर पर वो इस्तेमाल में लेना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेड डील अगर तुरंत हो गई होती तो हम इस बात को मान लेते हैं, और ट्रेड डील होगी आज नहीं तो कल। लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं हो रही है, यह ट्रंप की असली मुश्किल है। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। यह कहना कि उन्होंने कह दिया, इन्होंने कह दिया, उससे नहीं होता। और यहां बहल साहब जो बात कह रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। हमारे जहाज, हमारा नुकसान, हमारी कमजोरी जो भी हो, वो हम उसको क्यों पब्लिक में डिस्कस करेंगे? ये डिस्कस होता भी नहीं है। वरना तो उस समय हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं थे, वर्दी नहीं थी, खाना नहीं मिल पाता था, ताजा पहुंच नहीं पाती थी रसद, आर्म्स एम्युनिशन नहीं थे, बाहर से मंगाना पड़ता था, गोली खत्म हो जाती थी, ये सब बोलना पड़ता। उधर से गोली आए तो गिन के मारना, तो ये सब नहीं करना चाहिए बहस। ये सब बहस होती भी नहीं। हाँ, ये जरूर बहस होगी कि ऑपरेशन सिंदूर ने अभी तक ऐसा कर दिया है कि जो रहीम यार खान ही है ना, रहीम यार खान, वो एयरबेस अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। बस एक लाइन की बात है, इसी से समझिए तो ताकत वहां दिखती है जो सामने प्रमाण है। ये विजय जी, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे ना, और राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करे। वो डोनाल्ड ट्रंप जो रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मसला ही 1000 साल पुराना मसला है। वो कौन से 1000वें साल में वो लेकर गए इस मसले को, ये वही जाने। और उन पर इतना विश्वास है? नहीं, विश्वास नहीं। आज कल का उनका पोस्ट देखा, एक्सपोस्ट,
राहुल गांधी का उसमें उन्होंने पूछा है कि मोदी जी 5 जेट का सच क्या है, और उसमें राहुल गांधी ने जो ट्रंप का स्टेटमेंट है उसको लगाया है जी, वीडियो भी उसको यूज किया है। तो इसका मतलब उनका जो एक तो विपक्ष के नेता है, देखिए एक तो है ना, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि कोई भी सवाल कोई विपक्ष का नेता पूछ रहा है। विपक्ष के नेता का काम क्या है? क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? सारी सेना के शौर्य पर एक तो ये जो है ना, आप बाउंस बैक करते हैं कि सेना, कोई सवाल पूछा जाए तो कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल हो रहा है। बहल साहब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि वो सेना से जुड़े हुए। मसला ये नहीं है ना, सेना ने जो किया उस पर मेरे ख्याल से सब लोग साथ है। इवन जब सेना ने नहीं किया उससे पहले से विपक्ष साथ है। उन्होंने कहा सरकार को कि हम आपके साथ हैं, भारत जो भी करेगा उसके साथ है। इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की क्या राय, जो अच्छा हुआ वो भी भारत सरकार ही बताएगी ना, सवाल पूछेंगे तभी तो आप बताएंगे। नहीं, लेकिन आप इतने समय से को अगर इन केस अगर कोई कमजोरी है तो क्या वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जाएगी? पार्लियामेंट है किस चीज के लिए ये बताइए मुझे, आप जानते हैं पार्लियामेंट किस चीज के लिए? नहीं तो ये कमजोरियां डिस्कस की जाएगी। कमजोरियां सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। कमजोरियों से देश कमजोर नहीं होता। कमजोरियों को अब 1962 देखिए, जब वॉर हो रही थी चाइना के साथ, तब नेहरू और वाजपेयी के बीच की डिबेट को पढ़ लीजिए, मेरे पास पूरी डिबेट आप चाहें तो, उसमें किस तरह की बात हुई थी और उससे क्या देश कमजोर हो गया? देश तो मजबूत ही होता है ना। विजय मुद्दा जी, ये है, एक चीज मुझे बताइए, आप एक चीज बताइए इसमें, अगर जिस चीज की जरूरत है भारतीय वायुसेना को, वो मुद्दा तो ले नहीं रहे। 5th जनरेशन फाइटर पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन ले रहा है, अगस्त से उनके आने शुरू हो जाएंगे। सरकार जवाब देगी ना, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो भी बात होगी। आपको क्या पता है कि अभी तक और हमें एक बार नहीं उन्होंने कहा, एक बार नहीं किसी। मेरी बात सुनिए, आपको और मुझे क्या पता है कि क्या बात होगी संसद में, और सरकार भी पूरे तरीके से जवाब देगी ना कि हमने क्या क्या तैयारी की, हमने किस तरह से पाकिस्तान के जो एयरबेस थे उनको कैसे खत्म किया, आतंकवादी अड्डों को कैसे खत्म, इस सब पर चर्चा होगी। आपको ये क्यों लग रहा है कि सरकार कमजोर है? मुझे नहीं लग रहा कि भारत इस मसले पर कमजोर रहा है, लेकिन सवाल तो खड़े हो सकते हैं ना। क्या सवाल ये खड़ा नहीं हो सकता कि ऑपरेशन जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए? अच्छा, ये सवाल नहीं होना चाहिए। ये सेना की शौर्य का सवाल है क्या? सवाल खड़े होते हैं और इंटेलिजेंस की तरफ से उत्तर दिया जाता है या नहीं जाता है, और इंटेलिजेंस सरकार जवाब देगी ही, सरकार जवाब देगी, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सेना ने बहुत अच्छा काम। देखिए, सरकार और सेना को हम एक साथ जोड़ देते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं। तो सेना के शौर्य को सेना के शौर्य की तरह सब लोग लेते हैं, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं ना। सीज फायर का डिसीजन भले ही आप कहते हैं कि डीजीएमओ ने किया, सर जानते हैं क्या डीजीएमओ डिसीजन करते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप करती है? और खासतौर से हिंदुस्तान में सारे डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। एम होता है जिसे अचीव करने के लिए फिर हमारी सेना फिर एक जंग में जाती है। मैं एक खबर फिर इसमें और ऐड कर लेती हूँ। अब देखिए, सियासत की हम बात कर रहे हैं, और सियासत में जब शिष्टाचार खत्म होता है तो फिर बेशर्मी हावी होती है। और बड़े अफसोस के साथ आज हमें एक ऐसे वरिष्ठ नेता के बयान पर चर्चा करनी पड़ रही है जिन्होंने 6 दशक से ज्यादा का वक्त संसदीय राजनीति को दिया है। वैचारिक मतभेदों की लकीर को लांघते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। मैसूर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मैं बोल नहीं सकती, ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं बोल नहीं सकती, वो उन्होंने मंच से कह दिए। आप बयान ही सुन लीजिए। मुझे लगता है टीवी मात्र काणोದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಥ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ದೂರದರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತ್ತದ ಟಿವಿ ಇದ್ರೂ ಯಾರು ಕೂಡ ದಿನ ಎದ್ದು ಇವರಂಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. समीर जी, आप इससे चर्चा शुरू कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके बेटे भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, और मुझे लगता है कि खड़गे साहब को इस पर तुरंत ये तो लेवल अपार्ट है। इतना घटिया बयान तो मतलब मल्लिकार्जुन जी से तो कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। कल लोकसभा का पार्लियामेंट का सेशन कल शुरू हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सत्र लगेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा वहां उठाना चाहिए कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, अब इतने 80 साल की उम्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से आपका संसदीय इतिहास रहा है, केंद्र में आप मंत्री रहो, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे लग रहा है ये शब्द कैसे आते हैं? ये मतलब उम्र
की वजह से स्लिप ऑफ टंग हो गया या फिर सोच समझ के या फ्रस्ट्रेशन, चिढ़ है, किस बात की चिढ़? ये आप अत्याधिक जब नफरत होती है आपको किसी व्यक्ति से, आप जब नफरत किस में चले चिढ़ जाते भी नहीं है, नफरत है, नफरत रहती है आपके, तब इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो। मुझे लग रहा है कि अब कल पार्लियामेंट में ये मुद्दा पहले उठना चाहिए, बाकी मुद्दे उठे ना उठे ये उठना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन के लेके मैं कहना चाहता हूं कि देखिए पहली बार एक 21 दिन का सत्र लग रहा है, ये बड़ा सेशन है, 21 तारीख से रुके 21 तारीख तक लगने वाला है, 15 अगस्त के बाद भी ये होगा, कभी ऐसा रहा नहीं कितना लंबा सेशन चलता रहा हो। और अभी इस सेशन के अंदर तमाम तरह के प्रश्न होंगे। मुझे लग रहा है ये पूरा समय है विपक्ष के पास कि विपक्ष सारे प्रश्न पूछ ले, और सरकार के पास भी ये समय है कि सरकार सारे प्रश्नों का जवाब दे। देखिए पार्लियामेंट में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो आज विपक्ष में कल वो सत्ता पक्ष में थे, आज जो सत्ता पक्ष में कल वो विपक्ष में थे, आज जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे वो भी सत्ता पक्ष वाले एक समय विपक्ष में रहकर भूमिका निभाते थे और सरकार को प्रश्न पूछा करते थे। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष चर्चा करे, जो प्रश्न पूछा है होल्ड ना करे, पार्लियामेंट के कार्रवाई को बाधा ना करे, वॉकआउट ना करे सदन से। लेकिन मैं फिर से इसी मुद्दे पर इसलिए लेकर आ रही हूं कि कब ऐसा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई भाषण दिया हो या कहीं कोई रैली की हो या सरकार के ऊपर सवाल उठाए हो या राहुल गांधी ने कुछ कहा हो और उसे टीवी ने ना दिखाया हो। राहुल गांधी भी बराबर टीवी पर आते हैं, जितने सवाल सरकार के ऊपर खड़े करते हैं वो भी टीवी दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की ओछी टिप्पणी करना मल्लिकार्जुन खड़गे के कद, उनके व्यक्तित्व, उनकी पोजीशन, ये क्या किया उन्होंने? ये तो आप बता रहे कि आपने जिस बयान को नहीं दिखाना चाहिए वो भी आपने दिखा दिया। तो इससे मतलब ये नहीं है, मैं इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता कि इस तरह के बयानों से कि मैं उम्मीद भी नहीं करता। चिढ़ है इतनी, और ये चिढ़ ही हो सकती है कि इस वजह से ये बात की जा रही हो, बल्कि मैं समझता हूँ इससे आप अपना स्टैंड कमजोर कर रहे हो। अब कल इस पर बहस होगी, आपके पास जो मजबूत इशू हो सकते थे, अभी जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, SIR की बात कर रहे हैं, तो उस इशू से फेलियर की बात कर रहे हैं तो कल यदि सेशन शुरू होता तो सबसे पहले उस पर बात होती ना। अब वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो इस पर आपत्ति उठाएंगे। और मैं दूसरा देख रहा था जिस पर चर्चा हो रही थी, हर्षवर्धन जी ने मुझे जानकारी दी ये उनकी अब, लेकिन अब इसकी तो बात करने की जरूरत है जब खड़गे साहब भी बोल रहे हैं। जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है उन्होंने लिखा है कि जो शिवराज जी की खबर छपी थी आज कि भाई उनकी पत्नी को वो जल्दी जल्दी भूल गए थे, तो उसमें लिखा है अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाने का चलन भाजपा में बढ़ता ही जा रहा है। अभी ये जो कमेंट है, नाम ले देते हैं, दरअसल कांग्रेस के ही एक स्पोक पर्सन है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ये कमेंट किया है। किस लेवल पर आकर राजनीति लेकिन अब मैं क्या कह सकते हैं, जब खड़गे साहब बोल रहे हैं उसमें सुरेंद्र राजपूत की चर्चा वैसे नहीं करनी चाहिए थी कि अब क्या करें, कोई लेवल ही नहीं है जिस लेवल पर वो चले गए। तो ये इससे, और मैं समझता हूँ कि इससे आप ही की स्थिति कमजोर होती है कि आप जो सरकार पर निशाना बना सकते हो, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का एक अलग कद होता है और उसके साथ आप कैसे लड़ाई कर रहे हैं सरकार। और जब आज संविधान, ये संसद का सत्र कल शुरू होने वाला है, सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, तो आपको उन सब बातों पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर यूनाइट करें। और किसी भी, मैं समझता हूँ कि निजी टिप्पणी किसी पर भी करने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। सहानुभूति रखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि आप लोग बेवजह नाराज हो रहे हैं। इस उम्र में ये करना पड़ रहा है राहुल गांधी कांग्रेस के दबाव में, राहुल कांग्रेस के दबाव में। वो सुरेंद्र राजपूत से लेकर खड़गे जी एक ही मनोदशा में हैं, एक ही मन स्थिति में है। उन्होंने बोला था ना, मतलब जहर और क्या क्या सनातन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक मोदी हैं। फिर उन्होंने बोला था मैं मरने वाला नहीं हूं जब तक सत्ता से नहीं हटा दूं। तो वो बहुत मतलब कहे दबाव बहुत ज़्यादा है। और जो उम्र है उनकी, स्वास्थ्य लगातार उनका कई बार रहा है। जम्मू में वो भाषण दे रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों को पकड़ के उनको बिठाना पड़ा था, जोश में बोलते बोलते। आपको लग रहा है कि फिर से अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उससे से बयान दे रहे हैं कांग्रेस के? नहीं, फिर से अध्यक्ष का अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, क्योंकि राहुल कांग्रेस में ये संकट है कि अगर आप मोदी के खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम से नीचे स्तर पर जाकर बयानबाजी नहीं करेंगे, तो राहुल कांग्रेस में कोई जगह नहीं। एक तरफ कांग्रेस जहां संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस की सिरदर्द को बढ़ाएगा। थरूर ने कहा कि राष्ट्र सबसे पहले आता है। उन्होंने नेशन फर्स्ट की बात की। पार्टियों का काम देश को बेहतर बनाने का है। थरूर ने कहा हाल के समय में सरकार और सेना का समर्थन करने के कारण उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। आप सुने उन्होंने क्या कहा। We respect our parties. We have certain values and convictions that keep us in our parties, but we need to cooperate with other parties in the interests of national security, the question you asked. Sometimes the parties feel that is disloyal to them, and that becomes a big problem. Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first.
Parties are a means of making the nation better. शशि थरूर जी के बयान से ऐसा लगता है कभी कभी अकेले हैं तो क्या गम है, और अकेले ही काफी हैं। नहीं, थरूर साहब देखिए इस मामले में तो कहेंगे, और मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए, और हम लोग कई बार उनके कई बयानों से कई चीज़ों पर, चूंकि वो बहुत एलीट क्लास के हैं, तो एलीट क्लास का आदमी कुछ ऐसे बयान देता ही है। तो हमको याद है वो कैटल क्लास कह दिया था उन्होंने इकोनॉमी क्लास को, तो वो सब है, उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन शशि थरूर भारत में उन गिने चुने राजनेताओं में हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जितना है उतना शायद बहुत देशों में काम कर चुके राजनयिकों का भी नहीं होता है। वो यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनको कहा जा रहा था कि वो सेक्रेटरी के लिए पसंद हो सकते हैं, एक तरह से एक समय में उनको उस तरह से देखा जाता था। कांग्रेस पार्टी ने इस एसेट का उपयोग नहीं किया, जहां उनको उपयोग करना चाहिए था उस एसेट का उपयोग नहीं किया। शशि थरूर और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खड़े थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को जिस दिन लगा कि आज हमें यह व्यक्ति उपयोग का है, नरेंद्र मोदी ने उपयोग कर लिया। देश के मुद्दे पर उपयोग हो जाना है, यह शशि थरूर के लिए बड़ा अच्छा था, तो एक तरह से कहें विन विन हो गया। अब राहुल गांधी को यह चिढ़ाता है, यह उनको परेशान करता है, क्योंकि यही शशि थरूर थे जिन्होंने पार्टी नहीं चाहती थी, उसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन कर लिया और ठीक ठाक वोट भी जुटा लिए थे। ये भी समझिए, बहुत अच्छे वोट जुटा लिए थे। तो मुझे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है, कभी नहीं बर्दाश्त होता है कि हमारे सामने कोई खड़ा हो जाए और वो जितिन प्रसाद, वो सोनिया जी के, जितिन प्रसाद ही ना सर, जितेंद्र प्रसाद तो उनके जितेंद्र प्रसाद के फादर, उनके पिताजी, वो लड़े थे चुनाव। उसके बाद सोनिया जी के कभी वो गुड बुक पे नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर कांग्रेस में हैं भले, उनके सांसद भले हैं, लेकिन दरअसल अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। हमेशा राहुल गांधी को लगता है कि ये आदमी हमारे लिए थ्रेट है, इस आदमी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है, वो हमारे सामने, मतलब अगर खड़ा होता तो मैं छोटा हो जाता हूं। और जो थरूर साहब कह रहे हैं उसको काट कौन सकता है, नेशन कम्स फर्स्ट। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप पार्टी के लिए गद्दार कैसे हो सकते हैं अगर आप देश के लिए वफादार हो रहे हैं। इसमें शशि थरूर ने कुछ भी गलत नहीं कहा। भाई राजनीतिक दल का पहला काम तो देश ही होता है ना, देश के लिए ही तो राजनीतिक दल काम करते हैं कि भाई सरकार में आएंगे, देश को बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये सभी राजनीतिक दलों की समस्या है। किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई स्वतंत्र विचार का, कोई बहुत पढ़ा लिखा और कोई बहुत अच्छी सोच का अगर व्यक्ति होगा तो शीर्ष नेतृत्व को उसको स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होती है। शीर्ष नेतृत्व उसे अपने लिए एक थ्रेट के रूप में देखता है। सिर्फ ये कांग्रेस की भी समस्या नहीं है, सभी राजनीतिक दलों में समस्या रहती है कि कोई बहुत अगर ओपन माइंडेड होगा, कोई बहुत अच्छी विचारधारा का होगा या कोई बहुत ज्यादा लिटरेट होगा तो पार्टी में उसकी स्वीकारता हमेशा, मुखर बोलने वालों की स्वीकारता कम रहती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अगर शशि थरूर जैसा लीडर रहा है कि जो इतने, जिनका इतना वर्ल्ड में जिनका इतना एक्सपोज रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के खिलाफ वो लड़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव लड़े। लेकिन ठीक है, अगर वो डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव लड़ते तो क्या गलत है, वो चुनाव हारे, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, पार्टी में कोई बढ़िया उनको जिम्मेदारी आप देते। पार्टी में विजय जी बताएं, वाकई में ये एकदम कॉर्नर कर दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी में, पहले ही कर दे। और हर्षवर्धन जी ने जयराम रमेश की बात को बहुत एक्सटेंस करके बहुत अच्छे से बताया। जयराम रमेश ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पार्टी में कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग कांग्रेस के हैं। तो हमारे शशि थरूर साहब अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हैं नहीं, ये उनका एक मैसेज था। और जो वो बात कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी को, मतलब जाहिर तौर पे जो समीर जी ने भी जिस बात का जिक्र कर दिया, परेशानी होती है, लेकिन वो ऐसी बात कर रहे हैं कि उस पर आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और नरेंद्र मोदी जिस दूसरे ध्रुव पर खड़े हुए थे वो उनके साथ आ गए क्योंकि उनको लगा कि ये आदमी सबसे ठीक हो सकता है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी एक एग्जांपल ही है ना, असदुद्दीन ओवैसी भी एग्जांपल है, पोल सपाट है, लेकिन फिर भी जब जरूरत हुई राहुल गांधी जी की पार्टी में नहीं है ना। मुश्किल तो यहाँ पर राहुल गांधी जी की पार्टी की है कि वो शशि थरूर उनकी पार्टी में है और वो अब उनकी बात नहीं सुन रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश की लाइन समझता हूँ, तो वो नेशन फर्स्ट पर आ गए। और मुझे लगता है कि वो नेशन फर्स्ट की लाइन पर तब तक चलेंगे जब तक नेशन उनको कुछ कर नहीं देता। अब देश की जिम्मेदारी है कि वो उनका जो हिसाब से आप देते हैं ना। अच्छा, एक खबर और बड़ी आ रही है बिहार से जहां सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी पारी को लेकर अटकलें लंबे समय से चल रही हैं। इन अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने निशांत को आशीर्वाद दिया। अभी देखिए, कहानी कुर्सी की शुरुआत हमने कहां से की। निशांत कुमार ये बयान दे रहे थे कि उनके पिता जो हैं वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब ये तस्वीर आप देखिए, निशांत कुमार अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर पिता के पास थे, उनका पांव छुआ, आशीर्वाद मिला।
पटना के महावीर मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। नीतीश उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अब ये आशीर्वाद केवल वो जन्मदिन वाला आशीर्वाद है या समीर जी आशीर्वाद? देखिए, बहुत संदेश तस्वीरों में बहुत से संदेश निकल कर आते हैं और मुझे लग रहा है कि आप देखिए आज जन्मदिन पर उनको बधाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से पिता के रूप में एक बेटे को वो जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, लेकिन क्या कभी पहले ऐसी तस्वीरें दिखी है कि वो पिता के साथ जन्मदिन मना रहे हैं या पिता ने उन्हें बधाई दी हो या ट्विटर पर जिक्र करा हो? वो तो मुख्यमंत्री आवास में तक नहीं रहते थे अपने पिता के साथ। और ये भी था कि उन्होंने अपने माता जी के निधन के लिए नीतीश कुमार को दोष दिया था कि भाई इनके कारण मेरी माँ का निधन हुआ है, पारिवारिक जो स्थितियाँ रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि अब निशांत कुमार को भविष्य के रूप में एक जनता दल यूनाइटेड के लीडर के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए होगी। संजय झा ने जो कहा था कि भाई निशांत कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष से उनकी जिस तरीके से बातचीत हुई थी, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में निशांत कुमार हो सकता है विधानसभा का चुनाव लड़े और फिर सरकार का हिस्सा बनते हैं या क्या बनते हैं आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बता रहा है कि अब नीतीश कुमार भी लगभग इस बात पर सहमत हो गए कि मेरा परिवारवादी राजनीति इसमें एक लाइन महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ये मान रहे कि मेरा राजनीतिक सूर्यास्त हो रहा है तो अब मेरे बेटे का सूर्योदय हो जाए। मतलब हुआ तो परिवारवादी राजनीति। अगर एक परिवार से चला जाता है दूसरा तो परिवारवाद की राजनीति। परिवार की राजनीति तो वो है कि भाई पिता भी मुख्यमंत्री रहे, बेटा भी सांसद बन जाए, बेटा केंद्र में मंत्री बन जाए, पत्नी भी आपकी मुख्यमंत्री बन जाए, बेटा भी विधायक बन जाए। पूरा परिवार राजनीति में आ जाए, वो परिवार की राजनीति होती है। यह परिवार की राजनीति है। निशांत कुमार को अगर नीतीश कुमार चाहते तो कभी भी विधान परिषद में बिठा सकते थे, कभी भी सांसद बना सकते थे, राज्यसभा भेज सकते थे। उन्हें कोई पार्टी में और सरकार में पद नहीं दिया। अब अगर नीतीश कुमार रिटायर हो जाते और निशांत राजनीति में आते तो मैं इसे परिवार की राजनीति नहीं मानूंगा। ठीक। भगवत गीता में बहुत आपने देखा भगवत गीता की कम से कम 100 तरह की टीका है। टीका का फायदा ये होता है कि एक शब्द को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जी हर्षवर्धन जी। मूरत देखिए जैसी तिनतिनी है ना। इसमें मैं एक कहूंगा, देखिए पुत्र तो है ही है वो, लेकिन अब पुत्र को स्थापित करना ये वंशवाद जैसा आप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टी में सबको दरकिनार करके निशांत कुमार को आगे कर दिया गया है। ये एक फर्क है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो जब नीतीश कुमार अपने पावर में थे तब भी निशांत सबको कमांड दे सकते थे। जो यहाँ होता है कि राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया प्रधानमंत्री का, या अखिलेश यादव के सामने किसकी हैसियत रही होगी, बाद में तो उन्होंने अपने पिता को ही धकेल के किनारे कर दिया। हालांकि इस पे लोग नाराज जाते हैं लेकिन कर तो दिया ही था। तो ये होता है, मतलब दोनों का फर्क बहुत साफ साफ है कि परिवारवाद क्या होता है। अब हर्षवर्धन जी बस ये बताइए, आशीर्वाद मिल गया है, राजनीति में आ जाइए। 100%। और मैं तो पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए होंगे अब तो हम लोग को ये चर्चा करते हुए, निशांत को आप किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। वो उप मुख्यमंत्री या मंत्री के तौर पर अगली कैबिनेट अगर एनडीए की बनेगी, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है, तो उसका हिस्सा होंगे। और इसका परिवारवाद वाली राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला ही कि शुरुआत यहीं से हुई कि पिता जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात से ही निशांत जी की बात से शुरुआत हुई थी। अब खबर महाराष्ट्र की तरह ले लेते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सारी लड़ाई बीएमसी चुनाव को लेकर है। हिंदी भाषियों की पिटाई भी इसी की एक कड़ी है। ठाकरे ब्रदर्स जानते हैं कि जितना मराठी करेंगे उतने वोट बरसेंगे और इसलिए 5 जुलाई को वर्ली में दोनों भाई एक साथ एक मंच पर खड़े हुए। 20 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के कसीदे पढ़े। लेकिन क्या राज ठाकरे वाकई उद्धव का साथ देंगे, कहना थोड़ा मुश्किल है। साथ आ तो गए हैं मगर क्या साथ निभा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। इस बीच उद्धव ने सामना को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं जब चाहे राज को फोन कर सकता हूं, हम ठाकरे हैं, चोरी छिपे नहीं मिला करते। पण माझं तेच म्हणणं आहे की थेट चर्चा केली, काय अडचण काय कोणाला? काहीच अडचण नाही, हा प्रश्न विचारला जातो। हो, पण मी आत्ता फोन उचलून त्याला फोन करू शकतो, तो मला करू शकतो, आम्ही आत्ता भेटू शकतो। काय अडचण काय? अडचण काय? म्हणजे बाकीची लोक एकमेकाला चोरून मारून भेटतात, आम्ही चोरून मारून भेटणाऱ्यातले नाहीयेत। मगाशी जो तुम्ही मुलाखतीच्या सुरुवातीला बोललो ना की ठाकरे ब्रँड, आम्ही चोरून मारून काय करत नाही, भेटायचं तर उघड भेटू। काय अडचण काय कोणाला आणि आम्हाला तरी? अड़चन का है सर? समीर जी, कौन सी अड़चन है? देखिए अड़चन कुछ नहीं है, लेकिन अब अड़चन ये है कि जो मराठी मानुस है वो उनके साथ नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी अड़चन है। और
इस अपने वैसे इंटरव्यू अड़चन में हिंदी शब्द है या मराठी शब्द है? मराठी में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी शब्द होता है, ये मराठी में भी अड़चन तो राज शब्द ठाकरे बोलेंगे ना अड़चन या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे वो। ठीक है, बिल्कुल चलिए बोलेंगे। मुद्दे पर आते हैं। देखिए जो इंटरव्यू उन्होंने सामना को दिया है वो तो उन्हीं का मुखपत्र है, शिवसेना का, मतलब बाला साहेब उद्धव ठाकरे का। तो उसमें जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि भाई ठाकरे ब्रांड को किसी पहचान की जरूरत नहीं है और ठाकरे ब्रांड बॉम्बे में जाना जाता है। अब ठाकरे ब्रांड की स्थिति ये हो गई कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से मिलिंद देवड़ा से चुनाव हारते हारते बचे सिर्फ 9000 वोटों से जीते। ठाकरे ब्रांड की स्थिति यह हो गई कि राज ठाकरे अपने माहिम में अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए। ठाकरे ब्रांड की तो ये स्थिति हो गई कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सीटें 20 सीटों पर आकर टिक गए वो। अब ठाकरे ब्रांड की ये हालत होगी क्योंकि यहाँ से शिवसेना का नाम चला गया, बाला साहेब ठाकरे का सम्मान चला गया और पार्टी हाथ से निकल गई। तो अब ये जो चुनाव की तैयारी कर रहे हो, जो वो कह रहे हैं कि भाई मैं उठा के कभी भी राज ठाकरे से बात करता हूं, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1.5 साल पहले इनसे पूछा था राज ठाकरे के साथ आप गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने पूछा था कौन राज ठाकरे, ये तो उद्धव ठाकरे ने कहा था ना कि कौन राज ठाकरे। तो अब ये समय की मजबूरी है, डूबते को तिनके का सहारा है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, दोनों के पास अब सत्ता नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो लग रहा है कि मिलकर आते हैं 227 में से कुछ सीटें जीतकर इस स्थिति में आते हैं कि गठबंधन में अपना मेयर बना ले या किसी के साथ लेकर हम महापौर बन जाए या विपक्ष बड़ा पद लेके बीएमसी में जो मलाई मिलती है वो हम मिल बांट कर खा ले। अब सिर्फ सत्ता की राजनीति है, मराठी अस्मिता के नाम पर कुछ नहीं। और अब तो देवेंद्र फडणवीस जैसे मराठी नेता वहां पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, अब न ठाकरे ब्रांड की जरूरत है न ये मराठी ब्रांड के नेता है महाराष्ट्र के अंदर। इधर नीतीश राणे भी एक बात करें, नीतीश राणे ने कहा कि भाई अगर उद्धव जीत जाएंगे तो मेयर मुस्लिम हो जाएगा। अब आप देखिए नीतीश राणे ने बीएमसी इलेक्शन को लेकर हिंदू कार्ड खेला। मैं दोनों संदर्भों को जोड़ते हुए आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये खबर भी देख ले, अगर उद्धव जीते तो कोई अब्दुल्ला या शेख मुंबई का मेयर बन जाएगा। नीतीश राणे ने राज ठाकरे पर भी पलटवार किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया तो स्कूलों को बंद करा देंगे। इसके जवाब में नीतीश राणे ने कहा कि अगर राज ठाकरे में हिम्मत है तो मदरसों को बंद करा के दिखें। अब मदरसों का क्या कनेक्शन है मराठी भाषा से या हिंदी भाषा के पढ़ाने या ना पढ़ाने से? ये हमेशा नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एंगल क्यों देने लग जाते हैं? खैर नेता ही देते हैं वैसे अपने सहूलियत के हिसाब से, मैं भी कहाँ गलत बोल गई। आतंकवाद की पढ़ाई होती है ये नीतीश राणे कहते हैं मदरसों में। आप सुने उनके बयान को। तो आज अगर हम लोग सतर्क होंगे नहीं और कल अगर उद्धव ठाकरे का विचार सोच का अगर महापौर इधर बैठ गया तो जैसे उनके सांसद चुन के आए थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, सर तन से जुदा और अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, वैसे ही मुंबई महापालिका का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनेगा तो यहाँ मुंबई के हिंदू सेफ होंगे क्या? नीतीश राणे का बयान भी सुन लिया सर। अब ये तो एंगल ही अलग कर दिया। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि भाई वहां पे दो भाई मिल जाए, यहाँ तो इन्होंने मुद्दे मराठी भाषा को ही मुसलमानों से जोड़ दिया। बीएमसी इलेक्शन को कह दिया कि मेयर इनका अगर उद्धव ठाकरे जीत जाते, राज ठाकरे जीत जाते हैं तो मेयर बनेगा कोई मुसलमान। देखिए नीतीश राणे की पॉलिटिक्स हमेशा से हिंदुत्व की तरफ रही है, हमेशा से डिफरेंशिएट करने की रही है हिंदू और मुस्लिम में। हमेशा से बोलते आए हैं हमें कि क्या ये मुस्लिम के इलाके में जाके मराठी को इंपोज कर सकते हैं। तो ये सारी बातचीत जो उनकी रही है हिंदुत्व के ऊपर रही है, हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की रही है अपने लिए। लेकिन अगर एमएनएस को देखें तो उनके पिछली बार दोनों असेंबली और जो लोकसभा के इलेक्शन थे 0-0, और साथ में उद्धव ठाकरे को देखें तो गिरते हुए 20 और 9 इन सीटों पे आ गए। तो इस समय उद्धव ठाकरे को जरूरत है राज ठाकरे की, पर राज ठाकरे हमेशा से अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते आए हैं और हमेशा से वो कहते हैं कि हम स्ट्रीट्स को रूल करते हैं, चाहे असेंबली में हमारी एक भी सीट ना हो, चाहे लोकसभा में हमारी एक भी सीट ना हो। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं वो एमएनएस के ही लोग करते हैं ज्यादा, उद्धव ठाकरे उनके सामने काफी बैलेंस्ड है। लेकिन इस समय उद्धव ठाकरे ये देख रहे हैं कि मैं किसी तरीके से मराठा वोट को कंसोलिडेट कर लूं। बस यहां पे एक ही मुश्किल है, वो है एकनाथ शिंदे की। सर और क्या क्या मुश्किलें हैं विजय जी? मुझे राणे साहब का समझ नहीं आता, वो उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं? सरकार किसकी है वहां पर? आप बताएं सर। मुझे समझ गलत आदमी को वो शायद एड्रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनका इशू जो भी हो, सही है गलत है, मैं इस पर जा ही नहीं रहा, लेकिन उन्हें तो मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करना चाहिए ये बात कि भाई मदरसे बंद करवा देने चाहिए या जहाँ भी जाना है उस पर चर्चा करनी चाहिए उनको, और स्कूल बंद करवाने नहीं करवाने हिंदी वाले वो भी उस पर उनको देना चाहिए। तो वो गलत आदमी को एड्रेस कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। जी नहीं, लेकिन
वो एड्रेस तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि भैया मराठी ही बोलो। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो जरा उधर भी जाके दिखाइए। और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी जगह पर नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वहां तक ले जा रहा। और मैं बार बार कहता हूं, नितेश राणे के ढेर सारे बयान बहुत विवादित होते हैं, लेकिन जैसी राजनीति राज और उद्धव कर रहे हैं उसका ये जवाब है शठे शाठ्यम समाचरेत। नहीं, वो मराठी पॉलिटिक्स करेंगे तो ये हिंदू कार्ड खेलेंगे। जाहिर है, क्यों नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? आप वैसे बांटने की बात कर रहे हैं, वैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक है तो सेफे वाली राजनीति भाई, ये तो जाहिर है ना। आप अगर जातियों में भाषा के नाम पर बांट रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं सारे हिंदू एक हो जाओ। तो दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब अगर ये बात, और मैं तो यूं कहता हूं कि मराठी वोट बरसेंगे, ये जो लाइन थी ठीक नहीं है। कतई मराठी वोट नहीं बरसे, इसीलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अपनी भाषा सुधारनी पड़ी लाइन। और मैं फिर कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे ट्रैप में फंस गए राज ठाकरे के, वो निकलने की कोशिश करेंगे। उद्धव का वो स्वभाव नहीं है। अगर उद्धव का वो स्वभाव रहा होता तो शिवसेना आज एकनाथ शिंदे के पास नहीं होती। और पता नहीं जो भी सलाहकार हो उद्धव जी के, जिन्होंने भी समझाया हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी कैसे हो सकती है? अगर नाम देना था चुनाव आयोग को तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे होनी चाहिए थी ना। उद्धव का नाम क्यों दिया? ये उनके सलाहकार उनके गुणगान में, उनकी प्रशस्ति में ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो विरासत सहेजने की लड़ाई थी उसमें उद्धव जी बहुत पीछे छूट गए। और अगर ये स्ट्रीट फाइटिंग और सड़क पे रूल करेंगे, इस वाले में जाएंगे, तो जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। अब अगली खबर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। बर्मिंघम में आज भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया। WCL लीग में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने के बाद WCL ने माफी मांगी। WCL ने कहा कि इस मैच को लेकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आपको बता दें, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना ने पहले ही मैच खेलने से इनकार कर दिया था। अब शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए पाकिस्तान से कभी मैच न खेलने का फैसला लिया है। शिखर धवन ने अपने पोस्ट में लिखा कि जो कदम 11 मई को लिया गया, आज भी उस पर कायम हो। देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। खैर, ये बौखलाहट होनी ही चाहिए, लेकिन ये फैसला चौतरफा आलोचनाओं के बाद नहीं सामने आना चाहिए था। इस WCL का ये फैसला उसी दिन, जिस दिन ये ग्राउंड तैयार हो रहा था ना कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ मैदान में बैट उठाएंगे, उसी दिन ये तय कर देना चाहिए था कि ये नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। वैसे मैं नॉर्मली खिलाफ रहता हूं कि कभी भी हम देश और रिलीजन और उसको ना लेके आए स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन यहां पे बात हमारे देश की नहीं है। यहां बात यह है कि उस देश के साथ खेले जो हमेशा से हमारे अगेंस्ट एक्शन लेता है, हमेशा से आतंकवादी हमला करता है, हमेशा से हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करता है, हमेशा से वो ये सोचता है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारे सारे रिश्ते डाउनग्रेड होने चाहिए। हाँ, ये जरूर बात आप जो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, ये उस समय डिसाइड करना चाहिए था कि ये मैच खेले जाएं कि नहीं खेले जाएं। जब एक बार पूरा डिसाइड हो गया, स्टेडियम को बुक कर लेते हैं, सारे इंतजामात हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है। खिलाड़ियों को भी पहले से ही बहुत क्लियरली बोल देना चाहिए था कि ये मैच हमें नहीं खेलना। आयोजनकर्ताओं को ये सोचना चाहिए कि क्यों भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे, और वो भी शाहिद अफरीदी के खिलाफ। हम क्या तस्वीरें भूल जाएं विजय जी? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद क्या कर रहा था? उसके खिलाफ क्यों मैच खेलने के लिए हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लेजेंड्स यहां से जाएंगे? उनके पोस्ट और उनके बयान सब लोगों ने देखे, आपने और मैंने नहीं देखे, लेकिन फैसला किसको करना था? ये आयोजनकर्ताओं को पहले नहीं, भारत सरकार को फैसला करना चाहिए ना कि भारत सरकार की नीति क्या है, कि क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। जिनको फैसला करना है, बाकी सब बातें आप करेंगे और यहां फैसला नहीं करेंगे कि भारत सरकार को, कि भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलना है। अभी हॉकी मैच का भी चल रहा है, अभी तक उस पर क्लियर नहीं हुआ कि क्लैरिटी क्यों नहीं। हर्षवर्धन जी मुझे लगता है पहले दिन से इस बात पर जोर दे रहे हैं लगातार कि भाई ये क्यों फैसला किया जा रहा है। तो जब फैसला आपको करना है, जो सरकार को फैसला करना है, आप वहां पर खिलाड़ियों पर छोड़ रहे नहीं। लेकिन दबाव काम आता है ना सर, दबाव तो काम आता है, लेकिन जो फैसला सरकार को करना चाहिए था वो सरकार को करना चाहिए। और नीतिगत फैसले की जरूरत है कि क्या हम भारत के लोग
पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना दिलजीत चाहते दोसांझ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक फिल्म में काम कर रहा था, तो उसको लेकर आपने इतने सवाल खड़े कर लिए। मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूं, मैं तो इस देश की आवाम के लिहाज से भी कह रही हूं हर्षवर्धन जी, उतने में भी इतने सारे सवाल थे। यहां तो भारत की जर्सी होगी, बड़ा बड़ा इंडिया लिखा हुआ होगा, और फिर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? ये दबाव में ही तो रद्द किया गया है। बिल्कुल, ये हम भारत के लोगों की ये ताकत है, ये दबाव है, लेकिन मैं एकदम सहमत हूं कि ये भारत सरकार की नीति में तय होना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ किसी तरह के रिश्ते नहीं रखेंगे। जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं टेरर ट्रेड, टेरर टॉक, गोली बोली ये एक साथ नहीं चल सकती है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो ये क्रिकेट की बॉल कैसे चल सकती है, ये बल्ले कैसे चल सकते हैं, और हम उस पर करोड़ों रुपए कमाकर उनको दे दें जिससे कि वो कुछ और बम गोले खरीद लें, कुछ और चाइना से हथियार खरीद लें, और हमारे ही सैनिकों पर, हमारे ही सिविलियंस पर वो हमला करें। किसी कीमत पर यह नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल यह सवाल भारत सरकार के ऊपर जाता है। यह दबाव में WCL ने बंद किया, लोग नहीं देखने जाएंगे, ब्रांड वैल्यू खत्म होगी, गालियां खा रहे थे, खिलाड़ियों को भी लगा कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन भारत सरकार को यह नीति तय करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, एक स्टैंड रखना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते तब तक नहीं रखेंगे जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद खत्म नहीं होता है। खून और खेल बिल्कुल नहीं चलेगा, ये एक ऑब्जेक्टिव, एक स्टैंड भारत का होना चाहिए। और इसके लिए खिलाड़ियों ने चलिए ये फैसला ले लिया, देर आए दुरुस्त आए, ऑर्गेनाइजर्स ने ये फैसला ले लिया।